अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स, आई होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। अच्छे से पढ़ रहे होंगे, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। वो सारे स्टूडेंट्स जो कि पीएमएस का एग्ज़ाम देने वाले हैं, वो जो सीएसएस का एग्ज़ाम देने वाले हैं, एक अच्छी न्यूज़ है आप लोगों के लिए। जो पास्ट एसेस है, कंप्लीट एसेस, प्रॉपर आउटलाइन लिखी हुई, उस आउटलाइन के अकॉर्डिंग फिर ऐसे के बॉडी पैराग्राफ से ये इंट्रोडक्शन एंड देन एंड में कंक्लूजन। साथ में से ये अपडेटेड मटेरियल होगा, एडवांस वोकेबलरी यूज़ हुई होगी और उस एडवांस वोकेबलरी के साथ ना मीनिंग्स भी ऐड होंगे। मोस्टली एस्पायरेंट्स को इशू होता है कि अगर वो सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए सिंपल वोकेबलरी को फॉलो करते हैं तो फिर क्या होता है कि वो एग्जामिनर के डिमांड्स पर पूरा ही नहीं उतरते, और अगर एडवांस वोकेबलरी की तरफ जाते हैं तो फिर पेपर में समझ नहीं आ रही होती कि मुझे यहाँ पर ये वर्ड यूज़ करना चाहिए भी है या नहीं यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पर ऐसे आपका लिखा गया है एडवांस वोकेबलरी में, लेकिन साथ में उसके सिंपली मीनिंग्स लिखे गए हैं। जो एग्जाम्पल्स हैं ना वो कंटेम्प्रेरी भी है, वो हिस्टोरिकल भी, क्योंकि पेपर में ओवरऑल हर एस्पेक्ट को लेकर चलना पड़ता है। तो यहाँ पर भी हर एस्पेक्ट को लिया गया है ताकि कंप्लीट ऐसे हो। अगर आप एग्जामिनर के सामने आपका ये ऐसे जाए तो एग्जामिनर कहे कि वाह वाह सही है, इसके अंदर ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है, ग्रामेटिकली करेक्ट लिखने की कोशिश की गई है, सही है। और बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स ऐड की गई हैं, क्योंकि अब ऑब्वियसली ऐसे तो एक बार आ चुका है तो ऐसे तो डायरेक्टली नहीं आएगा, थीम ही फॉलो होगा, सही है। तो इस वजह से एग्जाम्पल्स मैक्सिमम ऐड करने की कोशिश की गई है ताकि अगर आप दोबारा इस ऐसे को अप्लाई करें तो अप्लाई कर सकें। और अभी आप लोगों को विजिट कराते हैं, ये है ऐसे, सही है। ये आगे इसकी आउटलाइन, प्रॉपर इंट्रोडक्शन, जैसे कि आप लोग को कहा गया कि वर्ड्स हैं उनके साथ उनके मीनिंग्स हैं। ये जो रेड है ये आउटलाइन के मेन हेडिंग्स हैं, एंड देन फिर ब्लू के साथ सब हेडिंग्स हैं। इसके बाद ये हमारी कंप्लीट आउटलाइन आ जाती है, सही है। और आउटलाइन के बाद ना हम लोग क्या देखेंगे, ये एग्जांपल्स, यहाँ पे एग्जांपल्स आ रही हैं वो हाईलाइट हुई हुई हैं। तो ये आप लोग देखते जाए प्रॉपर ऐसे की जो आउटलाइन है ना उसी के अकॉर्डिंग बॉडी पैराग्राफ्स हैं, और उन बॉडी पैराग्राफ्स में फिर जहाँ जहाँ एग्जांपल्स यूज़ हुई हैं उन्हें प्रॉपर हाईलाइट किया गया है, सही है। और ये आप लोग देख सकते हैं। तो अभी हम लोग इंशाल्लाह इसी को स्टार्ट करते हैं। पेरेंट्स, तो हम लोग स्टार्ट लेंगे अपने ऐसे का। हमारा ऐसे क्या है? हमारा ऐसे है पेट्रियाटिज्म इज सपोर्टिंग योर कंट्री ऑल द टाइम एंड योर गवर्नमेंट व्हेन इट डिजर्व इट। क्या देखा हम लोगों ने कहा कि पेट्रियाटिज्म का मतलब क्या है। जो एग्जामिनर हमें कह रहा है वो कह रहा है कि सपोर्ट करना है कंट्री को हर वक्त, और गवर्नमेंट को व्हेन इट डिजर्व इट। अब नेशन, कंट्री एक डिफरेंट चीज़ है, गवर्नमेंट एक डिफरेंट चीज़ है। हम लोग अपना जो ऐसे है उसके जो थीसिस स्टेटमेंट करेंगे एक जनरलाइज व्यू में हम लोग जाएंगे, सही है। जितना जनरलाइज होगा उतने हमारे पास ज़्यादा मटेरियल होगा लिखने के लिए। तो हम लोगों ने क्या इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने क्या थीसिस स्टेटमेंट अपने लिए चूज़ किया। ट्रू पेट्रियाटिज्म इन्वॉल्व अ स्टेडफास्ट, उसने कहा ना सपोर्टिंग यूर कंट्री ऑल द टाइम। तो स्टेडफास्ट का मतलब क्या है? फर्म, मजबूत, अनशेकेबल है, सही है। कोई उसको हिला नहीं सकता, कोई उसको अफेक्ट नहीं कर सकता, डैमेज नहीं कर सकता। तो कह रहे कि जो सही हुबुल वतनी होती है ना वो बिल्कुल फर्म होती है, मजबूत होती है। इसमें क्या होती है? कमिटमेंट होती है। किसके साथ? अपने मुल्क के साथ। अपने मुल्क के साथ कमिटमेंट है, लेकिन साथ में क्या है? वाइल इंश्योरिंग द गवर्नमेंट रिमेन अकाउंटेबल। मुल्क के साथ हुबुल वतनी है, लेकिन उसमें इतना अंधा नहीं होना कि आप गवर्नमेंट के फैक्टर को ही भूल जाओ, बल्कि गवर्नमेंट शुड बी रिमेन अकाउंटेबल, सही है। हुकूमत जवाबदेह होनी चाहिए। अनवेवरिंग लॉयल्टी टू लीडरशिप कैन लीड टू करप्शन। कह रहे कि अनवेवरिंग लॉयल्टी मुल्क के साथ तो दिखानी है, लेकिन अगर मजबूत लॉयल्टी होगी लीडरशिप के साथ, हुक्मरानों के साथ, तो वो क्या कर सकते हैं? यानी आप अंधाधुंध कर रहे हैं, आपके तो ये तो दूध के धुले हैं, तो करप्शन भी कर सकते हैं। ऑपरेशन प्रोलॉन्ग क्रूअल या अनजस्ट ट्रीटमेंट, सही है। तो वो क्या कर सकते हैं? वो आप लोगों पे जुल्म भी करने लग सकते हैं। वो आप लोग ऐसी पॉलिसीज बना सकते हैं कि फिर तो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का तो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, आपने फिर हुकूमत के कॉन्स्टिट्यूशन को, हुकूमत की पॉलिसीज को फॉलो करना होता है। तो आप इतने अंधे हो गए कि आपने इतना ब्लाइंडली फॉलो किया कि गवर्नमेंट करप्शन करने लगी, गवर्नमेंट ने आपके लिए ऐसी पॉलिसीज बनाई जिससे आपकी लॉन्ग टर्म ऑपरेशन होने लगी है, तो उससे क्या होगा? नुकसान होगा। करेक्ट। इन कंट्रास्ट कंस्ट्रक्टिव यानी हेल्पफुल, पॉजिटिव या जो इम्प्रूविंग क्रिटिसिज्म होती है उसके अंदर क्या होता है? वो फोस्टर करती है, वो इनकरेज करती है, वो प्रमोट करती है किस चीज़ को? डेमोक्रेसी को। किस चीज़ को? गवर्नेंस को और नेशनल प्रोग्रेस को। सम आर्ग्यू, कुछ लोग जो हैं, अब क्या है यानी कि तो हम लोगों ने अपना ओपिनियन दे दिया, लेकिन सब लोगों का तो ये ओपिनियन नहीं है। तो इस वजह से हम लोग अपने थीसिस स्टेटमेंट में थोड़े जनरलाइज व्यू की तरफ जा रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि सम आर्ग्यू दैट पेट्रियाटिज्म डिमांड्स अनकंडीशनल गवर्नमेंट सपोर्ट बट दिस परस्पेक्टिव इज कंटेस्टेड। तो हम लोगों ने कह दिया कि हाँ कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि आपने मुल्क के साथ साथ हुकूमत की भी अनकंडीशनल सपोर्ट करनी है। तो हम लोग ये आगे ऐसे में ये पॉइंट ऑफ व्यूज भी देंगे, फिर आगे इनकी रेफुटेशन भी करेंगे। तो कह रहे हैं कि लेकिन ये क्या है? ये चैलेंज्ड है, ये डिबेटेड है, ये डिस्प्यूटेड है।
تو ہم لوگوں نے کیا پڑھا؟ ہم نے کہا ٹرو پیٹریوٹزم انوالو a steadfast commitment to one country while ensuring the government remain accountable to the people. Unwavering loyalty to leadership can lead to corruption and oppression or unjust treatment. صحیح ہے. In contrast, constructive criticism foster democracy, governance, and national progress. Some argue that patriotism demands unconditional government support, but this perspective is contested. ہم لوگ کیا دیکھیں گے؟ ہم اسے کی آؤٹ لائن دیکھیں گے، انڈرسٹینڈنگ پیٹریوٹزم ورسز گورنمنٹ لائلٹی. سب سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ پیٹریوٹزم کیا ہے اور گورنمنٹ لائلٹی کیا ہے، یعنی ڈفرینس کیا ہے دونوں میں. پھر کیا ہے ایولیوشن آف پیٹریوٹزم فرام بلائنڈ، یعنی کہ پہلے جیسے کہ ہم لوگ کہتے ہیں مونارکی تھی، صحیح ہے، تو بلائنڈ پیٹریوٹزم تھی، تو اب کیا ہے اس کی ایولیوشن ہوتی گئی ہے. پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ لائلٹی ٹو کریٹیکل سٹیزنشپ، صحیح ہے. پھر ہے دا رول آف ڈسینٹ ان پیٹریوٹزم، یعنی آپ کا اگر اختلاف ہوتا ہے تو اس کا کیا کردار ہوتا ہے پیٹریوٹزم میں. دا ڈینجر آف بلائنڈ نیشنلزم، اور اگر آپ بلائنڈلی فالو کرتے ہو تو اس کا کیا نقصان ہوتا ہے. اب کیا ہے، اب ہے آن واٹ گراؤنڈز ٹو اوپوننٹس آرگیو دیٹ گورنمنٹ ڈیزرو ایبسولوٹ سپورٹ. تو کیا وہ باتیں ہیں جن کی وجہ سے جو مخالفین ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایبسولوٹ سپورٹ کرنی چاہیے. تو یہ کاؤنٹر آرگومنٹ 1. پھر ہم اپنے جو ہم نے اوپینین لیا ہے اپنے لیے اس کے اکارڈنگ ہم اس کی ریفیوٹیشن کریں گے. پھر ہے کاؤنٹر آرگومنٹ 2، اس کے بعد اس کی ریفیوٹیشن، اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے. اب نیکسٹ ہیڈنگ ہے کہ دا امپیریٹیو آف ڈسٹنگویشن بٹوین ایلیگینس ٹو دا نیشن اینڈ انویورنگ سپورٹ فار دا گورنمنٹ ان دا کنٹیکسٹ آف پیٹریوٹزم. کہہ رہے کہ جو امپیریٹیو ہے یعنی کہ جو ضروری سمجھا جاتا ہے، ڈسٹنگویشن کے فرق کیا جائے کس کے درمیان، ایلیگینس کے درمیان، لائلٹی یا ڈیووشن کے درمیان، نیشن اپنی قوم کے ساتھ، اینڈ انویورنگ سپورٹ فار دا گورنمنٹ ان دا کنٹیکسٹ آف پیٹریوٹزم. تو ہمارا ایسے تھا کہ ایسے کا تھیم کیا تھا کہ کس کو سپورٹ کرنا ہے، ملک کو تو سپورٹ کرنا ہے پیٹریوٹزم ہے، لیکن گورنمنٹ کو ہر ٹائم نہیں کرنا. تو کہہ رہے کہ یہ جو ضرورت ہے یہاں پر کہ فرق کو سمجھا جائے کہ جو وفاداری ہے قوم کے ساتھ اور جو وفاداری ہے حکومت کے ساتھ، تو ان میں پیٹریوٹزم میں لیے ہم لوگوں نے اس ڈفرینس کو سمجھنا. تو اس کے اندر اچھا، تو اب اس کے اندر کیا ہم دیکھیں گے، ہم سب ہیڈنگ دیکھیں گے کہ ٹرانزنس یا جو ٹیمپریری نیچر ہے گورنمنٹ کی، کہ حکومت آتی ہے، کچھ ملکوں میں 5 سال کی مدت ہوتی ہے، 4 سال کی مدت ہوتی ہے، صحیح ہے 6 سال کی ہوتی ہے، ورسز کہ دا انڈیورنگ یا لاسٹنگ یا پرماننٹ نیچر آف نیشن، یعنی ملک وہیں رہتا ہے اور حکومت بدلتی رہتی ہے. اچھا، ابھی ہم کیا دیکھیں گے، دا پیرلس. پیرلس کسے کہتے ہیں؟ ڈینجر یا رسک. جو ہم نارملی ورڈ یوز کریں گے نا دا رسک، تو اس کی جگہ ہم ورڈ یوز کر سکتے ہیں پیرلس آف انکریٹیکل ایلیگینس. ایلیگینس کسے کہتے ہیں؟ لائلٹی وداؤٹ کوشچننگ. آپ کسی سے سوال نہیں کرے، آپ کہتے ہیں جو حکم سرکار، صحیح ہے. تو ٹو دا گورنمنٹ ا پاتھ وے ٹو اتھارٹیرینزم. تو یہ کیا ہے، اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ کیسی گورنمنٹ بنے گی جس کا اسٹرکٹ کنٹرول ہوگا لوگوں پہ. تو کیا پڑھا ہم نے؟ دا پیرلس آف انکریٹیکل ایلیگینس ٹو دا گورنمنٹ ا پاتھ وے ٹو اتھارٹیرینزم. کہ اگر انکریٹیکل ایلیگینس ہوگی تو یہ ممکن ہے کہ اس کی وجہ سے اتھارٹیرین گورنمنٹ بن جائے. انویورنگ سپورٹ، جو بہت زیادہ سپورٹ ہوگی، صحیح ہے. ڈیوائڈ آف اسکروٹنی، اور تحقیقات نہیں ہوں گی، صحیح ہے. پریسیپیٹیٹس، وہ کیا کرے گی، کاز کرے گی یا ٹریگل کرے گی. دا ایکسپلائٹیشن آف پاور، جو طاقت ہوگی اس کا غلط استعمال. اینڈ کرٹیلمنٹ، ریڈکشن یا پھر ریسٹرکشن آف ڈسینٹنگ وائسز، کہ وہ لوگ جو کہ اس وقت حکومت کے خلاف ہیں یا ان پالیسیز کے خلاف ہیں تو وہ کیا ہوں گے، ان کی آواز کو دبا دیا جائے گا. ہے ہسٹوریکل پیراڈائم. تو ہسٹوریکل پیراڈائم اگر ہم ورڈ یوز کریں ہسٹری فرام ایگزامپل فرام ہسٹری، تو اس کی جگہ ورڈ یوز کر سکتے ہیں ہسٹوریکل پیراڈائم. ماڈل اور ایگزامپل فرام ہسٹری. اب کیا ہے ہسٹری سے ایگزامپل؟ اتھارٹیرین ریجیمز تھرو آؤٹ ہسٹری ہیز انووکڈ پیٹریوٹزم ایز اے پریٹیکسٹ فار سائلنسنگ کرٹکس دیئر بائی انڈرمائننگ انڈیموکریٹک ٹینٹس. کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم لوگ ہسٹری سے دیکھیں، ہسٹری سے اگر مثال لیں تو جو اتھارٹیرین ریجیمز تھی انہوں نے ہسٹری میں کیا کیا ہے، ہیز انووک، لوگوں کو اکسایا ہے، صحیح ہے، کہ پیٹریوٹزم ایز اے پری ٹیکسٹ، اس کو جسٹیفیکیشن کے طور پہ یوز کیا ہے فار سائلنسنگ کرٹکس، لوگوں کو جو ان پہ تنقید کرنے والے تھے ان کو خاموش کرانے میں. دیئر بائی انڈرمائننگ ڈیموکریٹک ٹینٹس، اور اس طرح سے جو جمہوریت کے اصول ہیں ان کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے. کہہ رہے دا یوٹیلائزیشن. اب کیونکہ ہم لوگ تو ابھی آؤٹ لائن دیکھ رہے ہیں نا، اور آؤٹ لائن کے اندر ہم لوگ جب اس کے پوائنٹس دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پاس جو مین ہیڈنگ تھی وہ کیا تھی، وہ یہ تھی کہ جو امپیریٹیو ہے آف ڈسٹنگویشن بٹوین ایلیگینس ٹو دا نیشن اینڈ انویورنگ سپورٹ فار دا گورنمنٹ ان دا کنٹیکسٹ آف پیٹریوٹزم. کہ کیوں ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ حکومت کے ساتھ جو وفاداری ہے اور جو قوم کے ساتھ وفاداری ہے، جو ملک کے ساتھ وفاداری ہے. تو پوائنٹ ہم لوگوں نے یہ پڑھا کہ حکومت جو ہے وہ عارضی ہوتی ہے اور جو نیچر آف نیشن ہوتی ہے وہ پرماننٹ ہوتی ہے. دوسری بات ہم لوگوں نے یہ پڑھی کہ رسک یا ڈینجرس کیا ہوں گے اندھی تقلید کے، صحیح ہے، ٹو دا گورنمنٹ، اور اس وجہ سے کیا ہوگی کہ وہ اتھارٹیرین گورنمنٹ بن سکتی ہے. تیسری بات ہم لوگوں نے یہ پڑھا کہ کنسٹرکٹیو کرٹیسزم جو ہے، صحیح ہے، اس کو ہم لوگ یوز کر سکتے ہیں ایز پیٹریوٹزم. کہ یہ ہم ہسٹری میں دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کی اور اسی وجہ سے ہول وطنی کو
फ़ायदा पहुंचा। तो फिर अब हम लोग एग्जाम्पल क्या देख रहे हैं। पहली बात है अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी या आंसरेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, एनहांस गवर्नमेंट एफिकेसी एंड प्रमोट सोशल इक्वालिटी, फेयरनेस और जस्टिस। तो पहली जो हम लोगों ने बात की वो ये है कि जो गवर्नमेंट है ना, अगर उसकी अकाउंटेबिलिटी होती है तो उसकी वजह से लोगों में इंसाफ होता है। इसकी मिसाल क्या है। सिविल राइट मूवमेंट हैव vociferously criticized governmental policies to ensure adherence to constitutional tenets। कह रहे जो सिविल राइट्स मूवमेंट थी उन्होंने जो है ना बहुत ज़्यादा जो है क्रिटिसाइज किया गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को, सही है, और ताकि जो है ना जो कॉन्स्टिट्यूशन जो उन लोगों को राइट्स दे रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन की जो बातें हैं, जो उसके प्रिंसिपल्स हैं, बिलीफ हैं, टेनर्स हैं, तो हुकूमत उनके साथ स्ट्रिक्ट रहे, उनको फॉलो करे। अब हमारी अगली मेन हेडिंग है। अगली जो मेन हेडिंग है वो क्या है, वो है कि द पेरिल्स किसे कहते हैं, डेंजर या रिस्क ऑफ अनकंडीशनल एलिगेंस टू द गवर्नमेंट। अगर किसी हुकूमत की अंधी तकलीद होगी तो उसके क्या क्या नुकसान होंगे। पहला क्या नुकसान है, डिटेरियोरेशन के लिए क्या, किसको कहते हैं, कमज़ोर करना। ऑफ डेमोक्रेटिक टेनर्स का मतलब क्या है, प्रिंसिपल या बिलीफ। तो कह रहे कि उससे जो जमहूरियत के बुनियादी अकायद हैं, जमहूरियत के बुनियादी असूल है, वो तबाह हो जाएंगे। तो सब हेडिंग है द सप्रेशन, रिस्ट्रिक्शन और प्रोहिबिटिंग ऑफ डिसेंटिंग वॉइसेस एंड सिविल लिबर्टीज। तो इससे क्या होगा कि दबा दिया जाएगा, रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा डिसेंटिंग वॉइसेस जो मुखालफिन की आवाज़ें हैं, और जो सिविल लिबर्टीज़ लोगों की आज़ादी है। तीसरा मेन क्या है कि अगर अंधी तकलीद होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, द कंप्रोमाइज ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, जो कौमी इंटरेस्ट है उस बंदे के इंटरेस्ट के ऊपर, उस बंदे का इंटरेस्ट कौमी इंटरेस्ट के ऊपर क्या हो सकता है, हावी हो सकता है। सही है, ये देख लिया कि अगर अंधी तकलीद होगी तो उसके क्या पेरेंट्स होंगे। सही है। अब उसमें हम लोग जो पहली बात है कि क्या होगा अगर अंधी तकलीद होगी तो उसकी वजह से जो डेमोक्रेटिक टेनेट्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वो कमज़ोर पड़ जाएंगे। क्या कह रहा है, अनक्रिटिकल लॉयल्टी कंप्रोमाइजेस द सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस, प्रेसिपिटेटिंग किसे कहते हैं, काज या ट्रिगर करना, एंड एक्यूमुलेशन ऑफ पावर। कह रहे कि जो अनक्रिटिकल लॉयल्टी होती है उससे क्या होता है, जो सिस्टम होता है चेक एंड बैलेंस का, सही है, वो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, और उसकी वजह से क्या होती है, पावर जो है वो कुछ महदूद लोगों के हाथ में चली जाती है। हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। द डिग्रेडेशन, डिक्लाइन और डिटेरियोरेशन ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस इन नेशन कैरेक्टराइज्ड बाय अथॉरिटेरियन। सही है, कह रहे कि वो ममालिक जहाँ पे अथॉरिटेरियन रिजीम है, वहाँ पे जो डेमोक्रेसी के टेनेट्स हैं वो क्या हो रहे हैं, वो अफेक्ट हो रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं। दूसरा पॉइंट है वो क्या कहता है, वो कहता है कि जो सप्रेशन होती है, रिस्ट्रिक्शन होती है, प्रोहिबिटिंग होती है, और डिसेंडिंग वॉइसेस एंड लिबर्टीज, लोगों की आवाज़ को दबा दिया जाता है। तो कह रहे कि गवर्नमेंट्स वो हुकूमतें डेट कन्फ्लेंट पेट्रियाटिज्म, जो कि कंबाइन कर लेती है, मर्ज कर लेती है पेट्रियाटिज्म को, किसके साथ, विद ऑब्सिक्वसनेस यानी एक्सेसिव ओबीडियंस के साथ। सही है। फ्रीक्वेंटली कर्टेल, वो क्या कर लेती है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को रोक देती है, खत्म कर देती है। एग्जाम्पल, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मीडिया सेंसरशिप, जो मीडिया पर पाबंदियां लगाई जाती हैं, कंट्रोल ओवर व्हाट कैन बी पब्लिश, एंड द परसिक्यूट हैरेसमेंट ऑफ पनिशमेंट ऑफ एक्टिविस्ट इन रिप्रेसिव रिजीम्स। तो कह रहे हैं कि वो हुकूमतें जो लोगों को दबाती हैं, जो लोगों की पब्लिक ओपिनियन को, डिसेंटिंग वॉइसेस को, सिविल लिबर्टीज को दबाने की कोशिश करती है, तो वहाँ पे वो लोग क्या कर लेते हैं, मीडिया सेंसरशिप लगा लेते हैं, और फिर क्या करते हैं कि हैरेसमेंट करते हैं एक्टिविस्ट की। अब कह रहा है द कॉम्प्रोमाइज, वीकनिंग और अंडरमाइनिंग ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। तो कह रहा है कि इसकी वजह से क्या होता है, जो अनवेवरिंग सपोर्ट होती है फ्लड पॉलिसीज की, तो उसकी वजह से नेशनल इंटरेस्ट अफेक्ट होता है, कैन पोटेंशियली अंडरमाइन द नेशंस वेलफेयर एंड ग्लोबल स्टैंडिंग। और न सिर्फ नेशन का वेलफेयर बल्कि हुकूमत है वो प्रॉपर तरीके से सिर्फ अपने मफाद को देख रही है, तो ग्लोबल स्टैंडिंग भी उसकी अफेक्ट हो गई। एग्जाम्पल्स, वार इनिशिएटेड ऑन फॉल प्रेमिसेस सपोर्टेड इन द नेम ऑफ पेट्रियोटिज्म। तो माजी में हम लोग देखते हैं कि वो वॉर्स जो कि लड़ी गई, और जिनकी आगे हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, तो उनकी वजह से क्या हुआ कि पेट्रियोटिज्म के नाम पर वो तो लड़ी गई, लेकिन उन्होंने उस मुल्क की जो है वो बदनामी करा दी। अब हम अगली मेन हेडिंग देखते हैं, और अगली मेन हेडिंग क्या है, हाउ प्रूडेंट, केयरफुल एंड वाइज पेट्रियोटिज्म ऑगमेंट्स, इंक्रीज और एनहांस डेमोक्रेटिक एफिकेसी, इफेक्टिवनेस एंड सोशियो पॉलिटिकल फेयरनेस। कह रहे कि किस तरीके के साथ जो केयरफुल या वाइज पेट्रियोटिज्म होती है। अच्छा, ये जो वीडियो है ना, मतलब लाइक लेट्स सपोज इट्स जस्ट दिस पार्ट ऑफ द कंटेंट इज विजिबल टू यू, और आप लोग कहेंगे इसको बाकी के साथ कैसे रिलेट करना है, तो ये शॉर्ट की फॉर्म में भी ये अपलोड कर दिया जाएगा। आप लोग जाकर विजिट कर सकते हैं और कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे, हम आपको इसकी जो PDF है वो शेयर कर देंगे। हाउ प्रूडेंट, केयरफुल एंड वाइज पेट्रियोटिज्म ऑगमेंट, इंक्रीज और एनहांस डेमोक्रेटिक एफिकेसी एंड सोशियो पॉलिटिकल इक्विटी। तो अब कह रहा है कि किस तरीके से अगर पेट्रियोटिज्म जो है वो क्या करती है कि ठीक पेट्रियोटिज्म की जाए तो उसकी वजह से डेमोक्रेटिक एफिकेसी और सोशियो पॉलिटिकल इक्विटी जो है वो क्या होती है, बढ़ती है। तो पहली बात क्या जाती है, एडवोकेट्स फॉर अकाउंटेबिलिटी, सही है, एंड प्रूडेंट गवर्नेंस। दूसरी क्या है, सेफ गार्ड करती है सिविल लिबर्टी और ह्यूमन राइट को। तीसरी क्या है कि कल्टिवेट करती है सोशल जस्टिस और इंक्लूसिविटी को। उसके बाद हम क्या देखते हैं, फोर्थ पॉइंट क्या है,
कि सिक्योर करती है नेशनल एडवांसमेंट को और ग्लोबल स्टीम को। अब हम देखते हैं कि क्या कह रहे हैं कि एडवोकेट करती है फॉर अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी किसे क्या है? हुकूमत की जवाबदेही एंड प्रूडेंट गवर्नेंस। तो कह रहे हैं कि जो विसल ब्लोअर डाइवल्जिंग रिवीलिंग और डिस्क्लोजिंग करप्शन फॉर द कलेक्टिव वेलफेयर बेनिफिट और वेलबिंग ऑफ द पब्लिक। कह रहे हैं कि वो लोग विसल ब्लोअर वो लोग होते हैं जो कि हुकूमत की जो सीक्रेट चीज़ें होती हैं उनको पब्लिक वेलफेयर के लिए आउट कर लेते हैं। सही है। तो इसमें क्या हुआ कि वो क्या है कि पहली बात उनकी, आगे फिर हम एग्जाम्पल भी देखेंगे। दूसरी बात है कि सेफगार्ड सिविल लिबर्टीज एंड ह्यूमन राइट्स के एक्टिविज्म एंड पब्लिक डिसेंशन प्रेसिपिटेटिंग पॉलिसी रिफॉर्म्स के हम लोगों ने पास्ट में देखा कि वो लोग जो कि एक्टिविस्ट थे उठे। सही है। और पब्लिक ने जो है एक क्राउड जो कि हुकूमत की पॉलिसी के साथ खुश नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, जब वो मिल के उन लोगों ने बात की तो उसकी वजह से पॉलिसी में रिफॉर्म्स भी आई। उसके बाद हम कहते हैं कि कल्टिवेट प्रमोट और एनकरेजेस सोशल जस्टिस एंड इंक्लूसिविटी। इंक्लूसिविटी किसे कहते हैं? द प्रैक्टिस ऑफ इंक्लूडिंग ऑल ग्रुप इन सोसाइटी। तो इसकी वजह से क्या होता है कि पूरी ओवरऑल सोसाइटी में इंसाफ आता है। फिर उसके बाद है सिक्योर नेशनल एडवांसमेंट एंड ग्लोबल स्टीम। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है उस कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की वजह से इंजेंडरिंग यानी कि प्रोड्यूस करती है एमेलियोरेटेड इंप्रूव नेशनल पॉलिसीज। तो क्या होता है कि जो नेशनल पॉलिसीज होती हैं वो ओवरऑल इंप्रूव हो जाती हैं। एग्जाम्पलरी एनालिसिस किस चीज़ का? केस स्टडीज देखेंगे पेट्रियोटिज्म। सही है। और उस पेट्रियोटिज्म का विद एबिस का क्या मतलब है? इन रिलेशन टू या कंपेयर विद गवर्नमेंटल एलिगेंस लॉयल्टी के साथ। तो पेट्रियोटिज्म और गवर्नमेंट लॉयल्टी। तो कह रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो सिविल राइट कैंपेन थी, सही है, और जर्मनी के अंदर पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 डीनाजिफिकेशन। तो इसके अलावा हम बाकी एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। सही है। अब अगली मेन हेडिंग है द प्रोस्पेक्टिव ट्रेजेक्ट्री द वे फॉरवर्ड। सही है। तो वे फॉरवर्ड हम लोग जो ऐसे में हेडिंग देते हैं उसकी जगह हम लोग हेडिंग दे सकते हैं द प्रोस्पेक्टिव ट्रेजेक्ट्री। अच्छा, हार्मोनाइजिंग बैलेंसिंग पेट्रियोटिज्म एंड गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी आंसरेबिलिटी। अब क्या है? ऑगमेंटिंग स्ट्रेंथनिंग। तो अब ये क्या है? यानी प्रोस्पेक्टिव वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड ये है कि ऑगमेंट करना, स्ट्रेंथ करना डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को, फॉस्टर करना, इंकरेज करना पॉलिटिकल कॉग्नाइजेंस यानी अवेयरनेस को, एंड डिसेंशन यानी एक्सप्रेशन ऑफ डिसएग्रीमेंट। सही है कि आप डिसएग्रीमेंट कर सकते हो। एडवोकेटिंग एथिकल गवर्नेंस एंड मेरिट बेस्ड लीडरशिप। सही है। तो आप जो है क्या करो? प्रमोट करो एथिकल गवर्नेंस को और मेरिट बेस्ड लीडरशिप को। और लास्ट में आ जाता है कंक्लूजन। ऐसे में आगे जाने से पहले ना जस्ट सुपरफिशियली सबसे पहले हमने क्या देखा? हमने देखा कि पेट्रियोटिज्म इज सपोर्टिंग योर कंट्री ऑल द टाइम एंड योर गवर्नमेंट व्हेन इट डिजर्व इट। आउटलाइन में पहले था इंट्रोडक्शन, जिसमें हम लोग तीसरी स्टेटमेंट देखेंगे। तीसरी स्टेटमेंट में हमने ये कहा कि जो ट्रू पेट्रियोटिज्म होती है वो फर्म होती है। सही है। और वो कमिटमेंट होती है कंट्री के साथ। सही है। और उसमें गवर्नमेंट का अकाउंटेबल ठहराया जाता है। और जो अनवेवरिंग लॉयल्टी होती है लीडरशिप के साथ, उसकी वजह से करप्शन हो सकती है, ऑपरेशन हो सकती है। इसी वजह से जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है वो क्या करता है? वो डेमोक्रेसी, गवर्नेंस और नेशनल प्रोग्रेस को प्रमोट करने में हेल्प करता है। लेकिन कुछ लोग जो है वो एतराज़ करते हैं कि जो पेट्रियोटिज्म होती है वो डिमांड करती है अनकंडीशनल गवर्नमेंट सपोर्ट। उसके बाद ये हमारी पहली मेन हेडिंग थी। उसके बाद अगली मेन हेडिंग है अंडरस्टैंडिंग पेट्रियोटिज्म वर्सेस गवर्नमेंट लॉयल्टी। सही है। फिर तीसरी मेन हेडिंग है कि इवोल्यूशन ऑफ पेट्रियोटिज्म फ्रॉम ब्लाइंड लॉयल्टी टू क्रिटिकल सिटीजनशिप। चौथी है कि द रोल ऑफ डिसेंट इन पेट्रियोटिज्म। पांचवी है द डेंजर ऑफ ब्लाइंड नेशनलिज्म। उसके बाद है छठी है कि ऑन व्हाट ग्राउंड्स टू ओपोनेंट आर्ग्यू दैट गवर्नमेंट डिजर्व एब्सोल्यूट पावर। उसके बाद हमारे पास आ जाती है सातवीं हेडिंग के द इम्पेरेटिव ऑफ डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन to the nation between allegiance to the nation and unwavering support for the government in the context of patriotism. उसके बाद साथी के बाद हमारे पास नेक्स्ट मेन हेडिंग आती है the perils of unconditional allegiance loyalty without questioning to the government. और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाती है नंबर 9। नंबर 9 में हम क्या लिखते हैं? How prudent, careful and wise patriotism augments democratic efficacy and socio-political equity. उसके बाद आ जाती है, ये क्या था 9 एंड देन 10th नंबर पे देखते हैं एग्जाम्पलरी एनालिसिस केस स्टडीज पेट्रियोटिज्म की। सही है। और उसके बाद आ जाता है 12th पे आ जाती है द प्रोस्पेक्टिव ट्रेजेक्ट्री वे फॉरवर्ड। और 13 में आ जाती है कंक्लूजन। कंक्लूजन के लिए हमारे पास जो वर्ड अगर यूज हुआ है वो क्या है? पैरोडेशन। और अपना कंबाइन प्रॉपर ऐसे स्टार्ट करते हैं। एक वीडियो शॉर्ट्स में अपलोड कर दी गई है जिसमें सारा ऐसे जो है विजिबल होगा। आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर द कंटेंट ऑफ द ऐसे। तीसरी बात यह है कि एक कंप्लीट वीडियो है जिसके अंदर आउटलाइन कंप्लीट ऐसे होगा और चौथी जो वीडियो है वो होगी आउटलाइन की। सो आपको जस्ट आउटलाइन चाहिए, गो वॉच दैट वीडियो। अगर आपको सिर्फ ऐसे का कंटेंट चाहिए तो गो वॉच दैट वीडियो। अगर आपको कंबाइन आउटलाइन और वीडियो चाहिए तो आप लोग वो वीडियो देखें। सही है। उसके बाद अगर आप लोग को कंटेंट चाहिए तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जस्ट अगर सारा जस्ट कांटेक्ट नहीं करना लेकिन एक मटेरियल सारा एक जगह पे चाहिए तो आप लोग जाके शॉर्ट देख सकते हैं ना। प्रॉपर ऐसे स्टार्ट करते हैं।
ऐसे हमारा क्या है स्टार्ट होता है कि पेट्रियाटिज्म इज फ्रीक्वेंटली मिसकंस्ट्रूड का मतलब होता है मिस इंटरप्रिटेड या मिसअंडरस्टूड एज अनक्वेश्चनिंग लॉयल्टी टू वंस गवर्नमेंट। कह रहे हैं आमतौर पर यह तासर पाया जाता है कि जो पेट्रियाटिज्म है हुबल वतनी है ये क्या है, ये अनक्वेश्चनिंग लॉयल्टी है, गैर जानिबदाराना वफादारी है हुकूमत के साथ। जो ऐसे जो इंग्लिश प्रेसी का पेपर है उसके अंदर आप लोग को ट्रांसलेशन करनी पड़ती है, सो जस्ट लिटिल बिट ट्रांसलेशन ताकि आप लोग को जो सिंपल वर्ड्स हैं ना उनके मीनिंग्स आए, क्योंकि एग्जाम में तो आपने अपेयर होना है और अगर एक टॉपिक कर रहे हैं उसके साथ आपकी बाकी चीज़ें भी कवर हो जाती हैं तो गुड फॉर यू। However, genuine patriotism involve or require steadfast, firm, unwavering support for one country while ensuring the government remain accountable। कह रहा है कि जो जेन्युइन पेट्रियाटिज्म होती है उसके अंदर शामिल होती है, क्या शामिल होती है, स्टेडफास्ट, एक फिल्म, एक ना तोड़ी जा सकने वाली सपोर्ट से ये फॉर वन कंट्री, अपने मुल्क के लिए, और इंश्योरिंग, और इस बात की यकीन दहानी कराई जाती है कि जो गवर्नमेंट है वो क्या है, अकाउंटेबल है, जवाबदेह है। Combining or merging patriotism हुबल वतनी को with blind obedience to authority enable corruption। Authoritarianism क्या है? A system of government where power is concentrated in a single authority and social justice to proliferate, spread or increase without restraint। क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जब आप कंबाइन करते हो ना, मिलाते हो, सही है, कंबाइन या मर्ज करते हो हुबल वतनी को अंधी तकलीद के साथ, सही है, तो उसकी वजह से क्या होता है, अथॉरिटीज करप्शन करती है, वो अथॉरिटेरियनिज्म की तरफ जाती है, यानी एक ऐसी हुकूमत बन जाती है जहाँ पे जो सारी ताकत होती है वो एक ही बंदे के पास होती है। सोशल इंजस्टिस, माशरती तौर पर नाइंसाफ़ी होती है, टू प्रोलिफरेट विदाउट रिस्ट्रेंट, और वहाँ पे जो माशरती नाइंसाफ़ी होती है ना वो क्या कहते हैं, वो मल्टीप्लाई होती जाती है, बढ़ती जाती है, और कोई इसको रोकने वाला नहीं होता। हिस्टोरिकल रिजीम्स, माजी में हम लोग जब रिजीम्स को देखते हैं, रिजीम क्या है, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन है, जैसे कि लाइक नाजी जर्मनी या फिर सोवियत रशिया, डिमांडेड अनक्वेश्चनिंग लॉयल्टी, तो वहाँ पे लोग उससे पहले जो है वो डिमांड की गई कि बस अपने सवाल नहीं करना, बस आपने वफादारी करनी है। जस्टिफाइंग ऑपरेशन, और ऑपरेशन किसे कहते हैं, लंबे अरसे के लिए, प्रोलॉन्ग टाइम के लिए जो आप अनजस्ट ट्रीटमेंट करते हो या जुल्म करते हो, तो जो उनकी वो जो जुल्म था क्या करे थे, उसके लिए उन्होंने क्या कहा कि बस आप हमसे वफादारी करो, सवाल न करो, हम जो करें आपके अच्छे के लिए करें। एंड ह्यूमन राइट वायलेशन, और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी थी अंडर द गीज, सही है, तो क्या था कि वो क्या था, ऑफ पेट्रियोटिज्म, यानी हुबल वतनी का नाम लेके कि हम जो करें मुल्क के लिए करें, बस आपने हमसे सवाल नहीं करना, आपने अंधी तकलीद करनी है, और वो क्या कहते हैं, वो हक तलफी करते रहे, वो इंसानी हकूक़ की वायलेशन करते रहे। इन कंट्रास्ट मूवमेंट्स लाइक द अमेरिकन सिविल राइट मूवमेंट, और जबकि अमेरिका में सिविल राइट मूवमेंट हम देखते हैं, शोड दैट डिसेंट, कि जब डिसएग्रीमेंट थी, ऑपोजिशन थी, एंड कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, और क्रिटिसिज्म की गई जिसका क्या हुआ, वो तनकीद थी लेकिन क्या थी, कंस्ट्रक्टिव थी, एंड पोटेंट फॉर्म ऑफ पेट्रियोटिज्म, सही है, तो वो क्या है, जब हम अमेरिकन सिविल राइट मूवमेंट देखते हैं तो वहाँ पे हमने देखा कि लोगों ने क्या किया, डिसएग्रीमेंट और अपोजिशन तो की और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी की, लेकिन वो क्या है, वो अच्छे थे पेट्रियोटिज्म के लिए, हुबल वतनी के लिए, उससे लोगों का फ़ायदा हुआ, हुकूमत का फ़ायदा हुआ। अब हम लोग क्या देखते हैं कि पेट्रियोटिज्म कैन बी एक्सप्रेस थ्रू डिसेंट एंड कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, डिफेंडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ एंड एडवांसिंग सोशल जस्टिस। कह रहा है कि जो पेट्रियोटिज्म है उसको एक्सप्रेस किया जा सकता है, आप अपने इख्तिलाफ के ज़रिए से एक्सप्रेस कर सकते हैं और तनकीद कर सकते हैं, लेकिन उस तनकीद का मकसद क्या हो, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ की डिफेंड करना हो और सोशल जस्टिस, माशरे में इंसाफ लाना हो। Some argue that criticizing the government undermines, weakens or damages national unity, but responsible patriotism aligned with the national ideals rather than political agendas, plan or program of action. In essence, the fundamental nature or most important aspect, patriotism is about defending justice, equality and freedom even when challenging those in power. True patriotism involves supporting the country and government when it serves the people. क्या पढ़ा हम लोगों ने, हम पढ़ रहे हैं कि पेट्रियोटिज्म क्या है। कुछ लोग सम आर्ग्यू, कुछ लोग जो है वो बहस करते हैं दैट क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट, हुकूमत पर तनकीद करना, अंडरमाइन, कमज़ोर करता है नेशनल यूनिटी, कौमी इत्तेहाद को। लेकिन जो रिस्पॉन्सिबल पेट्रियोटिज्म होती है इसके अंदर क्या होता है, ये अलाइन करती है नेशनल आइडियल्स के साथ, यानी उनको पता होता है कि क्या चीज़ हमारे मुल्क के इंटरेस्ट में अच्छी है, रादर दैन पॉलिटिकल एजेंडास, और उनका मकसद कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं होता, कोई पॉलिटिकल गेन नहीं होता। इन एसेंस द फंडामेंटल नेचर और मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पेट्रियोटिज्म, अच्छा इन एसेंस किसे कहते हैं कि जो फंडामेंटल नेचर या मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है पेट्रियोटिज्म क्या है, इज़ अबाउट डिफेंडिंग जस्टिस, इंसाफ की हिफाजत करना है, सही है, इसके अलावा किस चीज़ की हिफाजत करनी है, इक्वलिटी, बराबरी की, फ्रीडम, आज़ादी की,
جب وہ پاور میں ان لوگوں کو جن لوگوں کو پاور میں چیلنج کر رہے ہوں اس کا مقصد کوئی پولیٹیکل ایجنڈا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کا مقصد یہ کہ آپ انصاف کے لیے لڑ رہے ہو، آپ برابری کے لیے لڑ رہے ہو، آپ آزادی کے لیے لڑ رہے ہو۔ اور جو ٹرو پیٹریوٹزم ہوتی ہے نا، اس میں ملک کو سپورٹ کرنا ہوتا ہے، حکومت کو بھی سپورٹ کرنا ہوتا ہے جہاں جہاں وہ لوگوں کو سرو کر رہی ہوتی ہے۔ یعنی کہ اگر حکومت کوئی ایسی پالیسی بنا رہی ہے جس کے اندر لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ جو ٹرو پیٹریوٹ ہوتا ہے وہ وہاں حکومت کے اگینسٹ نہیں جاتا، بلکہ وہ حکومت کے اگینسٹ کنسٹرکٹیو کرٹیسزم تب کرتا ہے جب وہ انصاف کی یا برابری کی یا آزادی کی حفاظت کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ Patriotism is a deep love and loyalty to one country, culture, identity, and national values. It reflects a commitment to the nation's welfare, progress, and principle of justice and equality. Government loyalty involves allegiance to the ruling authorities. Patriotism and government loyalty differ significantly. Patriotism is about loving one country, prioritizing welfare, justice, and equality. It's unconditional and enduring, embracing dissent and constructive criticism for national progress. کیا پڑھا ہم لوگوں نے پڑھا کہ پیٹریوٹزم کیا ہے؟ یہ ڈیپ لو ہے، بہت گہری محبت ہے، لائلٹی ہے، وفاداری ہے حکومت کے ساتھ نہیں، ملک کے ساتھ، کلچر آئیڈینٹی، تو یہ اس ملک کی ثقافت کے ساتھ، اور جو ملک کی نیشنل ویلیوز ہیں ان کے ساتھ، یہ کس چیز کا عکس ہوتی ہے، آئینہ ہوتی ہے، کمٹمنٹ، ایک وعدے کا ٹو دی نیشن ویلفیئر، کہ ہم ملک کی فلاح کے لیے کام کریں گے، قوم کی فلاح کے لیے کام کریں گے، خوشحالی کے لیے کام کریں گے، پروگریس، ترقی کے لیے کریں گے، اور وہاں پر جو جسٹس اور انصاف ہے، جو برابری ہے، اس کا کیا ہوگا، اس کے قوانین کا بول بالا ہوگا۔ گورنمنٹ لائلٹی جو حکومت کے ساتھ وفاداری ہوتی ہے، اس کے اندر کیا آتی ہے، اس کے اندر ایلیجنس آ جاتی ہے رولنگ اتھارٹیز کے ساتھ، یعنی اندھی تقلید آ جاتی ہے، جبکہ جو حب الوطنی ہے وہ ڈفرینٹ آ گئی۔ کہہ رہے کہ پیٹریوٹزم اور جو گورنمنٹ لائلٹی ہے، حب الوطنی اور حکومت سے وفاداری، ان میں کا خاصا فرق ہے۔ پیٹریوٹزم، حب الوطنی جو ہے یہ کیا ہے، اس میں محبت کرنا ہے اپنے ملک کے ساتھ، پریورٹائز، ترجیح دینی ہے لوگوں کی فلاح و بہبود کو، انصاف کو اور برابری کو۔ یہ انکنڈیشنل ہوتی ہے اور انڈیورنگ ہوتی ہے، ہمیشہ رہتی ہے چاہے جو بھی حکومت ہو۔ امبریسنگ ڈسینٹ، یہ اختلاف کو گلے سے لگاتی ہے، اس کو ویلیو دیتی ہے، اور کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کو، تاکہ جو نیشنل پروگریس سے قوم ہے وہ ترقی کر سکے۔ ان کنٹراسٹ، گورنمنٹ لائلٹی انوالو allegiance to the ruling party or administration, often supporting its policies regardless of impact. This loyalty is conditional, dependent on certain conditions tied to the government tenure, period of time in power, and frequently demand obedience and conformity. Historically, patriotism was about obedience, where dissent was seen as treason, in monarchies and authoritarian regime. کیا پڑھا ہم لوگوں نے؟ ہم نے پڑھا کہ اس کے برخلاف کہ گورنمنٹ لائلٹی، حکومت کے ساتھ وفاداری کیا ہوتی ہے، وہ اندھی تقلید ہوتی ہے رولنگ پارٹی کی یا انتظامیہ کی، اور اس میں اس کی پالیسیز کو سپورٹ کیا جاتا ہے، اور یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس سے قوم کا کیا نقصان ہوگا۔ یہ جو لائلٹی ہوتی ہے یہ وقتی ہوتی ہے، کنڈیشنل ہوتی ہے، اس حکومت کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے، اس کے ٹینور کے ساتھ جو حکومت کی مدت ہوتی ہے اس کے ساتھ جو طاقت میں ہوتی ہے، اور اس میں اکثر جو ہے ڈیمانڈ کی جاتی ہے اوبیڈینس، تابعداری اور کنفرمٹی، کہ بس وہ اس کی بات مانتے جائیں گے۔ ہسٹوریکلی ماضی میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو پیٹریوٹزم تھا، حب الوطنی کو ملایا جاتا تھا تابعداری کے ساتھ، اور جو اختلاف تھا اس کو دھوکہ سمجھا جاتا تھا، اور یہ کہاں پر ہوتا تھا؟ یہ مونارکیز میں ہوتا تھا اور اتھارٹیرین ریجیمز میں ایسا ہوتا تھا۔ Ideals grow. Patriotism shifted toward critical citizenship. In modern democracies, citizens hold government accountable for justice and progress. True patriotism isn't blind loyalty, but a commitment to national values and public good. This evolution reflects a more mature form of patriotism. کیا پڑھا ہم لوگوں نے؟ ہم نے پڑھا کہ جیسے جیسے ڈیموکریٹک آئیڈیالز گرو، جیسے جیسے حکومت جو ہے ان میں جمہوریت آتی گئی، تو جو حب الوطنی تھی وہ شفٹ ہوتی گئی، صحیح ہے، اس میں کرٹیکل سٹیزنشپ آتی گئی، یعنی کہ جو شہری ہیں وہ جمہوریت میں ایکٹیو پارٹیسپیشن کر سکتے ہیں۔ ماڈرن ڈیموکریسی جو یہ ابھی کا جدید جمہوری نظام جو ہے، اس کے اندر سٹیزنس کیا کہتے ہیں، شہری کیا کہتے ہیں، وہ حکومت کو جواب دہ ٹھہراتے ہیں کہ کیا آپ نے ترقی کر لی، آپ کی پالیسیز ایسی ہیں جس سے ملک و قوم کی ترقی ہو رہی ہے، کیا یہاں پر انصاف ہوتا ہے۔ تو جو ٹرو پیٹریوٹزم ہے، جو حقیقی حب الوطنی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اندھی تقلید کر رہے ہو، بلکہ یہ کیا ہے، کمٹمنٹ ہے نیشنل ویلیوز کے ساتھ اور لوگوں کی فلاح و بہبود کے ساتھ۔ یہ جو ایولیوشن ہے یہ مور میچور فارم ہے پیٹریوٹزم کا۔ Dissent play a key role in true patriotism, often misunderstood as disloyalty. History shows constructive criticism is an act of loyalty to national values. Patriotic dissent shapes societies by challenging unjust policies while upholding constitutional principles. For example, the American Civil Rights Movement criticized discriminatory laws to fulfill the nation's promise of equality, not out of disloyalty. This illustrates that dissent aims to reform and improve the nation, not undermine it. کیا پڑھا ہم لوگوں نے؟ ہم نے یہ پڑھا کہ ڈسینٹ جو اختلاف ہے یہ کیا کرتا ہے، یہ کی رول پلے کرتا ہے سچی حب الوطنی میں۔ اسے آفن مس انڈرسٹوڈ، غلط سمجھا جاتا ہے، ڈس لائلٹی
क्या कहते हैं वफादारी ना होना, सही है, बेईमानी है, गैर वफादारी है। हिस्ट्री शोज, तारीख हमें बताती है कि जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है ये क्या था, ये भी एक लॉयल्टी थी नेशनल वैल्यूज़, कौमी वैल्यूज़ के साथ। पेट्रियाटिक डिसेंट होता है, हुबुल वतनी में जो इख्तिलाफ होता है ये शेप करता है सोसाइटीज़ को, ये चैलेंज करता है अनजस्ट पॉलिसीज़ को, अपहोल्ड करता है, बनाए रखता है, कायम रखता है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स को। जैसे हमने देखा कि अमेरिकन सिविल राइट मूवमेंट थी, उसमें क्रिटिसाइज भी किया गया डिस्क्रिमिनेटरी लॉज को, ताकि फुलफिल किया जा सके कौम के साथ जो वादा किया था बराबरी का, और ये डिसलॉयल्टी नहीं थी। ये जो है ये इलस्ट्रेट करता है, एक्सप्लेन करता है कि जो डिसेंट होता है, जो इख्तिलाफ होता है, उसका मकसद होता है रिफॉर्म्स और इम्प्रूव करना, कौम के हक में बात करना, नॉट अंडरमाइनेड, बल्कि उसके खिलाफ नहीं जाना। In essence, patriotic dissent arises from a deep commitment to justice, democracy, and human rights. Holding government accountable is a form of loyalty to the nation's core values. Understanding the danger of blind nationalism is crucial. Blind nationalism occurs when patriotism is equated with unconditional support for the government. Blind loyalty can lead to authoritarianism by discouraging critical thinking and suppressing dissent. क्या पढ़ा हमने ये पढ़ा कि जो पेट्रियाटिक डिसेंट होती है, सही है, जो हुबुल वतनी में आप इख्तिलाफ करते हो, उसका मकसद क्या होता है कि आप इंसाफ के साथ जुड़े हुए हो, जमहूरियत के साथ जुड़े हुए हो, और आप इंसानी हकूक़ की पामाली नहीं करने दे रहे हैं। हुकूमतों को जवाबदेह ठहराना ये क्या है, ये वफादारी है कौम के साथ। इस तरह से जब हम लोग ब्लाइंड नेशनलिज्म के खतरों को समझेंगे ना, ब्लाइंड नेशनलिज्म क्या है कि एक्सेसिव या अनकंडीशनल पेट्रियाटिज्म है, तो कह रहे हैं ये क्रूशियल है, ज़रूरी है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। ब्लाइंड नेशनलिज्म क्या होती है, ये तब होती है जब पेट्रियाटिज्म हुबुल वतनी को इक्वेट बराबर समझा जाए कि इसके अनकंडीशनल सपोर्ट फॉर गवर्नमेंट के, हुकूमत जो भी पॉलिसी की जाए बनाए उसके अंदर उन तकलीद करना। ब्लाइंड लॉयल्टी कैन लीड टू अथॉरिटेरियनिज्म बाय डिस्करेजिंग क्रिटिकल थिंकिंग एंड सप्रेसिंग डिसेंट। के जो ब्लाइंड लॉयल्टी होती है उसमें क्या कहते हैं, आप डिस्करेज करते हो क्रिटिकल थिंकिंग को और लोगों के इख्तिलाफ को सप्रेस करते हो। History offers cautionary examples like Nazi Germany and Soviet Union, where unquestioned political loyalty enabled oppressive regimes. In these cases, excessive blind obedience facilitated human rights abuses and political repression. These historical lessons show that patriotism without accountability empower authoritarian leaders, threatening democracy and justice. True patriotism requires discerning loyalty that supports the nation value while challenging unjust government. कह रहे कि तारीख जो है ना हमें ऐसे एग्जाम्पल देती है ना कि हमारे होश ठिकाने आ जाए कि जो नाजी जर्मनी थी और सोवियत यूनियन को हम जब देखते हैं वहाँ पे अनक्वेश्चन पॉलिटिकल लॉयल्टी थी, मतलब लोग सवाल नहीं कर रहे थे, बस हुकूमत के साथ वफादारी कर रहे थे, सही है। और उसकी वजह से वो ऑपरेसिव रिजीम, यानी कि ऐसी रिजीम्स आए जो कि लोगों को क्या किया, उन्होंने लोगों को बहुत नुकसान किया। ऐसे केसेस में सिटीजन्स की जो अंधी तकलीद है ना, ये फैसिलिटेट करती है इंसानी हकूक़ की पामाली और पॉलिटिकल रिप्रेशन के। लोग अपने हक की बात ही नहीं कर पाते, सही है। तो लोगों की सप्रेशन, रिप्रेशन का क्या मतलब है, सप्रेशन ऑफ पीपल राइट एंड फ्रीडम। ये जो हिस्टोरिकल लेसन्स है ये बताते हैं कि हुबुल वतनी जो है वो अकाउंटेबिलिटी के बगैर जो है क्या है, एम्पावर करती है अथॉरिटेरियन लीडर को। यानी कि अगर आप अकाउंटेबिलिटी नहीं करोगे तो अथॉरिटेरियनिज्म आएगी और वो थ्रेटन करती है डेमोक्रेसी को और जस्टिस को। जो ट्रू पेट्रियटिज्म होती है ना वो क्या करती है, वो गुड जजमेंट को शो करती है, सही है, लॉयल्टी को शो करती है, जो कि सपोर्ट करती है नेशन के वैल्यूज़ को और चैलेंज करती है अनजस्ट गवर्नेंस को। सम इंडिविजुअल्स, कुछ लोग कंटेंट आर्ग्यू करते हैं, बहस करते हैं कि हुकूमत जो है ना वो ऑप्टिमली पोजीशन होती है, बेस्ट इक्विप्ड होती है ताकि वो फैसले ले सकें मुल्क के लिए। क्यों? क्योंकि उनके पास मलकियत होती है, रिक्विजाइट एक्सपर्टीज़ की, उनके पास नेसेसरी नॉलेज भी होता है, स्किल भी होती है, मैंडेट भी होता है, यानी कि ऑफिशियल ऑथराइजेशन भी होती है। इसके अलावा वो ये भी क्लेम करते हैं कि जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं उनकी एक्सेस होती है कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन की तरफ, जो कि उन्हें इस काबिल बनाता है कि वो इम्प्लीमेंट करें एफिकेसियस यानी इफेक्टिव कामयाब नेशनल सिक्योरिटी और इकनॉमिक पॉलिसीज़। हाउएवर, ताहम ये जो पर्सपेक्टिव है ये क्या कर रहा है, ये बात नोटिस ही नहीं कर रहा कि डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी की सिग्निफिकेंस क्या है। लीडर्स जो हैं उनके पास नॉलेज होगा, सही है। अनक्रिटिकल डिफरेंस जो ब्लाइंड ट्रस्ट या लॉयल्टी होती है उनकी तरफ वो प्रेसिपिटेट कर सकती है, क्या कर सकती है, अनचेक पावर, सही है। वो उनकी पावर मतलब कितनी वो अपनी ताकत का यूज़ कर रहे हैं, लोगों से चेक एंड बैलेंस रखना ही छोड़ देंगे, एंड अथॉरिटेरियनिज्म। और वहाँ पर एक ऐसी हुकूमत आ जाएगी जहाँ पर लिमिटेड इंडिविजुअल फ्रीडम होगी। इन रियलिटी, हकीकत में न्यूमरस पॉलिटिकल स्कैंडल्स, कुछ पॉलिटिकल स्कैंडल्स जो हैं, इंसिडेंट्स ऑफ करप्शन या रॉन्ग डूइंग है अराउंड द वर्ल्ड, वो इस बात की मिसाल है कि किस तरीके के साथ जो एब्सोल्यूट पावर है वो करप्ट करती है, सही है, व्हेन इट इज़ नॉट सब्जेक्ट टू पब्लिक स्क्रूटिनी, अगर पब्लिक की नज़रों से वो दूर हो। For instance, the Watergate scandal in the United States during the Nixon administration is a paradigmatic, classic representative example of how unchecked power can lead to abuse of authority. क्या पढ़ते हैं हम लोग? हम कहते हैं कि जो वाटरगेट स्कैंडल है यूनाइटेड स्टेट में निक्सन की एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान, ये क्लासिक एग्जांपल है कि किस तरह जब ताकत पर नजर ना रखी जाए तो फिर अब्यूज ऑफ अथॉरिटी होता है, लोग पावर का, ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं।
द एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया, अटेम्प्ट किया टू ऑब्फुस्केट, कि वो कवर करे, छुपाए द स्कैंडल को, एंड इंटिमिडेट, और क्या करे, डराए दोज हु अपोज देम, जिन्होंने उनकी मुखालफत की। अल्टीमेटली लेड टू निक्सन रेजिग्नेशन, आखिरकार क्या हुआ कि निक्सन जो है उसने रिजाइन दे दिया। हाईलाइटिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी, और कितनी अहम है डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी। दीज एग्जांपल्स, ये जो मिसालें हैं, इलस्ट्रेट हाउ लीडर्स कैन अब्यूज देयर अथॉरिटी व्हेन सिटीजंस आर डिस्करेज्ड फ्रॉम क्वेश्चनिंग देयर पॉलिसीज। अगर शहरियों के पास ये हकूक ना हो कि वो हुकूमत की पॉलिसियों पर नजरसानी कर सकें, उन पर तनकीद कर सकें, तो वो इन अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। Therefore, constructive criticism is essential for ensuring responsible governance, preventing the misuse of power, and promoting transparent leadership. Genuine patriotism entails the nation's fundamental principles and values rather than blindly supporting the government or ruling party. When citizens prioritize constitutional values over partisan loyalty, national unity remain resilient. By making a distinction between the government and the country, citizens can maintain their allegiance to the nation core principle while holding political leaders accountable. Thus, in turn, ensures that governance is aligned with the country's long-term welfare and stability. क्या पढ़ा हमने कि जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होती है ना, ये क्या ज़रूरी होती है ताकि रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस हो, यानी इफेक्टिव भी हो, हुकूमत लोगों के लिए काम भी करे और उसकी जवाबदेही भी हो। उससे क्या होता है कि पावर का मिसयूज़ नहीं होता। और एक ट्रांसपेरेंट लीडरशिप, एक ऐसी लीडरशिप जो कि लोगों के साथ मुखलिस हो, ईमानदार हो, और जो जनरल पेट्रियोटिज्म होती है ना, से ये वो क्या करती है, वो तरक्की करती जाती है। और इस तरह से जो नेशन के फंडामेंटल प्रिंसिपल और वैल्यूज़ होते हैं ना, उनको अहमियत दी जाती है, ना कि जो रूलिंग पार्टी हो वो ब्लाइंडली जो है ना बस उसकी तकलीद की जाए। कह रहे कि जब सिटीजन प्रायोरिटाइज करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को ना, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ से क्या मुराद है, द प्रिंसिपल एंड रूल्स जो कि उस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक होते हैं। और पार्टीसन लॉयल्टी का क्या मतलब है कि लॉयल्टी टू अ पार्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी। तो नेशनल यूनिटी जो है ना वो रिजिलिएंट रहती है, स्ट्रांग रहती है, और इस काबिल रहती है कि वो चैलेंजेस को बर्दाश्त कर सके, डिस्पाइट फर्क किया जा सके हुकूमत और मुल्क के दरमियान। तो जो शहरी होंगे वो लॉयल रहेंगे नेशन के कोर प्रिंसिपल के साथ, और जो पॉलिटिकल लीडर्स होंगे वो अकाउंटेबल होंगे। इसकी वजह से क्या होगा, जो गवर्नेंस होगी वो अलाइन होगी कंट्री के लॉन्ग टर्म वेलफेयर के साथ और स्टेबिलिटी के साथ। हाँ, जो अनकंडीशनल सपोर्ट होती है गवर्नमेंट की वो खतरनाक होती है, क्योंकि इसकी वजह से इरोजन होती है डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स की। बेलारूस में क्या हुआ, जो गवर्नमेंट ने क्रैक डाउन किया अपोजिशन के ऊपर और वो लोग जो उससे इख्तलाफ रखते थे उनके ऊपर, उसकी वजह से क्या हुआ, इरोजन हुई डेमोक्रेटिक फ्रीडम की, जिसकी वजह से वाइड स्प्रेड ह्यूमन राइट का अब्यूज़ हुआ, और वहां पर जो रिजीम आई वो अथॉरिटेरियन आई। हाँ, जो अनकंडीशनल सपोर्ट होती है गवर्नमेंट की वो खतरनाक होती है, क्योंकि इसकी वजह से इरोजन होती है डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स की। बेलारूस में क्या हुआ, जो गवर्नमेंट ने क्रैक डाउन किया अपोजिशन के ऊपर और वो लोग जो उससे इख्तलाफ रखते थे उनके ऊपर, उसकी वजह से क्या हुआ, इरोजन हुई डेमोक्रेटिक फ्रीडम की, जिसकी वजह से वाइड स्प्रेड ह्यूमन राइट का अब्यूज़ हुआ, और वहां पर जो रिजीम आई वो अथॉरिटेरियन आई। अनक्वेश्चनिंग लॉयल्टी जो होती है ना, ये अंडरमाइन करती है चेक एंड बैलेंस को। सही है, अलाउइंग दोज इन पावर टू ऑपरेट विदाउट अकाउंटेबिलिटी। वो लोग जो कि ताकत में होते हैं वो काम तो करते हैं लेकिन उनकी जवाबदेही नहीं होती है। एज सीन, जैसे कि देखा गया रशिया अंडर व्लादिमीर पुतिन प्रेसिडेंसी के, व्लादिमीर पुतिन जो है उनकी प्रेसिडेंसी के दौरान, वेयर द लैक ऑफ चेक एंड बैलेंस हैज इनेबल्ड हिम टू कंसोलिडेट पावर एंड अंडरमाइन द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। तो जुडिशरी जो है, जहाँ पर उनको कह रही है कि आप इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं या कुछ भी, तो वो क्या कर रहे हैं, जुडिशरी से वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो इंस्टीट्यूशन। एंड दिस कंसंट्रेशन ऑफ पावर वीगन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, और जो जमहूरी इंस्टीट्यूशन है, जो इंसाफ के इंस्टीट्यूशन है, वो क्या है, कमज़ोर पड़ गए हैं। एज ऑब्जर्व इन कंट्रीज विद अथॉरिटेरियन लीडरशिप। सही, अथॉरिटेरियन लीडरशिप दोबारा हम पढ़ते हैं क्या है, क्या सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पे एक बंदे के पास सारी ताकत आ जाती है। जैसे कि तुर्की के अंदर, बीइंग अ मुस्लिम वी हैव सर्टेन बायस, बट क्या है कि जो तुर्की है अंडर तैयब एर्दोगान रूल, वेयर द कंसोलिडेशन ऑफ पावर के जो पावर है वो सारी एक ही बंदे के हाथ में है, हैज लेड टू डिक्लाइन इन द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी एंड मीडिया। तो वहां पर भी जुडिशरी और मीडिया के पास जो है तो लिमिटेड आज़ादी है। इन सच रिजीम्स, ऐसी रिजीम्स में, रिजीम क्या होता है, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है या सही उसकी जो दौरी हुकूमत होता है। लीडर्स ऑफन मैनिपुलेट, क्या करते हैं, वो इन्फ्लुएंस करते हैं या कंट्रोल करते हैं, धोखा देते हैं लोगों को। लास्ट टू मेंटेन कंट्रोल, वो ऐसे कानून बनाते हैं, सही है, क्या कहते हैं, लीडर्स ऑफन मैनिपुलेट लास्ट, लीडर्स जो है वो लास्ट को मैनिपुलेट करता है ताकि कंट्रोल रखा जा सके। रिड्यूस द रोल ऑफ इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जुडिशरी का रोल जो है उसको कम से कम किया जा सके। एंड फ्री प्रेस और मीडिया का, सही है, जैसे कि हंगरी में देखा गया है कि वेयर द गवर्नमेंट, जहाँ पर हुकूमत ने हैज पास लॉज, ऐसे कवानीन पास किए हैं रिस्ट्रिक्टिंग द इंडिपेंडेंस, जो कि महदूद कर रहे हैं लोगों की आज़ादी को, जुडिशरी की आज़ादी को, और लिमिट कर रहे हैं फ्रीडम ऑफ प्रेस को। एंड बाय एक्सेप्टिंग गवर्नमेंट एक्शंस विदाउट स्क्रूटिनी, सही है, और लोग जो है तो क्या कर रहे हैं कि वो जो है तो गवर्नमेंट के एक्शन को एक्सेप्ट कर रहे हैं लेकिन तहकीकात जो है उसके ऊपर नहीं की जा रही है। सिटीजन्स अनविटिंगली विदाउट बीइंग अवेयर इनेबल द डिसमेंटलिंग का क्या मतलब है, द एक्ट ऑफ टेकिंग समथिंग पार्ट और डिस्ट्रॉइंग इट और डेमोक्रेटिक सिस्टम्स। और कह रहे हैं कि जो शहरी हैं उनको समझ नहीं आ रही, लेकिन उन लोगों ने क्या कर दिया, अपनी नाअहली की वजह से, अपनी कमअक्ली की वजह से जो जमहूरियत है उसको क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। एज विटनेस ड्यूरिंग द नाजी रिजीम इन जर्मनी, और ये हम लोगों ने कहाँ देखा कि जर्मनी में नाजी रिजीम में भी देखा, वेयर मैनी सिटीजन्स फेल्ड टू क्वेश्चन द गवर्नमेंट एक्शन।
जहाँ पर बहुत सारे सिटीजन्स जो थे वो क्या किया, वो फेल हो गए कि हुकूमत से जवाबदेही कर सकें, अलाइंग द रिजीम टू कंसोलिडेट पावर, और वो जो हुकूमत थी उसके पास सारी ताकत आ गई, एंड अल्टीमेटली लीडिंग टू द कोलैप्स ऑफ डेमोक्रेसी, और आखिरकार वहाँ से जमहूरियत टूट गई। देयरफॉर क्वेश्चनिंग अथॉरिटी इज एसेंशियल, इस वजह से जो इक़्तिदार में लोग होते हैं उनसे जवाबदेही ज़रूरी होती है फॉर प्रिजर्विंग डेमोक्रेटिक इंटीग्रिटी, ताकि वहाँ पर जो जमहूरियत है उसको, उसकी सालमियत को बरकरार रखा जा सके। उसके बाद हम देखते हैं कि ensuring that power remain in the hand of people, और जो ताकत है वो लोगों के ही हाथ में रहे, rather than unchecked leadership, ना कि एक ऐसी हुक्मरान के हाथ में जिस पे कोई जवाबदेही नहीं है। सही है। As demonstrated by activists during the civil rights movement in the United States who questioned the government discriminatory laws and policy के civil rights movement में उन लोगों ने जो हुकूमत के जिन बातों पे उनका इख्तिलाफ था, जिन कवानीन पर, जिन पॉलिसीज पर, उनके बारे में सवाल किया, leading to significant reforms, और वहाँ पर कुछ रिफॉर्म्स हुई और एडवांसमेंट हुई सोशल जस्टिस की। When citizens acquiesce to government actions in the name of patriotism, it can culminate in the abuse of power and separation of dissent। कह रहा है कि जब सिटीजन जो है हुकूमत के एक्शंस को पेट्रियाटिज्म के नाम पे तकलीद करते हैं तो फिर वहाँ पर पावर का अब्यूज़ होता है और लोगों को जो इख्तिलाफ है उसको दबा दिया जाता है। Historical evidence corroborates this claim, and exemplars such as Myanmar military regime and Zimbabwe under Robert Mugabe demonstrate how authoritarian regime exploit patriotic sentiments to silence critics and consolidate power, resulting in widespread human right violation। तो कह रहा है कि हम लोग देखते हैं कि जब सिटीजन्स अंधी तकलीद करते हैं हुकूमत की पेट्रियाटिज्म के नाम पे, तो इसकी वजह से अब्यूज़ ऑफ पावर होता है और क्या होती है, सप्रेशन होती है इख्तिलाफ की। और तारीख से अगर हम लोग इस बात को देखें तो जो म्यांमार में मिलिट्री रिजीम थी, इस तरह से जिम्बाब्वे में जो है रॉबर्ट मुगाबे की उसमें हुकूमत में अथॉरिटेरियन रिजीम में वहाँ पे क्या हुआ, एक्सप्लॉइट किए गए पेट्रियाटिक सेंटिमेंट्स को और क्रिटिक्स को खामोश कराया गया और पावर जो थी वो कुछ ही लोगों के हाथ में चली गई थी, जिसकी वजह से ह्यूमन राइट वायलेशन होती गई। इन कंट्रास्ट जेन्युइन पेट्रियाटिज्म इंटेल, जो जेन्युइन पेट्रियाटिज्म होती है वो इन्वॉल्व करती है क्वेश्चनिंग पॉलिसीज बनाती है दैट अंडरमाइन डेमोक्रेटिक वैल्यूज, जो कि जमहूरियत की हिफाजत करती है, एंड कंस्ट्रक्टिव डिसेंट सेफगार्ड, और जो कंस्ट्रक्टिव इख्तिलाफ होता है वो हिफाजत करता है फ्रीडम की, आज़ादी की और जस्टिस की, गारंटिंग दैट नेशनल लॉयल्टी डज नॉट बिकम अ टूल फॉर पॉलिटिकल मैनिपुलेशन। गारंटी देता है कि जो नेशनल लॉयल्टी है वो क्या बनेगी, वो एक बेवकूफ़ाना टूल नहीं बनेगी मैनिपुलेशन के लिए और अथॉरिटेरियन रूल के लिए रास्ता नहीं बनाएगी। मोरओवर ताहम कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जो है वाइटल होती है पेट्रियाटिज्म के लिए, क्योंकि ये हुकूमत को अकाउंटेबल बनाती है, प्रमोट करती है सोशल जस्टिस को, सही है। और इसके अलावा क्या करती है, सोशल जस्टिस में क्या होगा कि सबके पास जो है वेल्थ की फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होती है और प्रिविलेजेस की। फार फ्रॉम बीइंग डिसलॉयल, क्वेश्चनिंग फ्लॉड पॉलिसीज अलायंस गवर्नेंस, कह रहे कि आपने डिसलॉयल नहीं होना लेकिन आपने क्वेश्चनिंग करनी है, सही है, गवर्नेंस के बारे में, नेशनल वैल्यूज को मद्देनजर रखना है, जैसे कि इक्वालिटी को, जस्टिस, इंसाफ को और आज़ादी को। जब हम देखते हैं फॉर इंस्टेंस ड्यूरिंग द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, एक्टिविस्ट लाइक महात्मा गांधी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद एंड मोहम्मद अली जिन्ना criticized oppressive British colonial laws to defend Indian rights and freedom, demonstrating patriotism through advocacy for self-rule, justice and representation. Truly, their dissent upheld the nation's aspiration for freedom, equality and justice. It showed that patriotism required a commitment to national ideals, not loyalty for foreign rulers. This example proves that constructive criticism strengthens democracy by ensuring policies reflect the people's need while safeguarding civil liberties and human rights. Therefore, true patriotism demands active citizenship that hold leaders accountable to the country's moral and constitutional values. अच्छा, अभी हमने क्या देखा, हमने देखा कि हम अगर देखा जाए इंडिपेंडेंस की बात की जाए, इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट की बात की जाए, तो एट दैट टाइम हम देखते हैं कि महात्मा गांधी हो गए, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद अली जिन्ना और बाकी बहुत से मुस्लिम एंड हिंदू रिवोल्यूशनिस्ट या एक्टिविस्ट जो थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्रिटिसाइज किया ऑप्रेसिव ब्रिटिश कॉलोनियल लॉज को, ताकि वो डिफेंड कर सके इंडियन राइट्स को और फ्रीडम को, डिमॉन्स्ट्रेट कर सके पेट्रियाटिज्म को, सही है। उन्होंने क्या किया, डिमॉन्स्ट्रेट किया पेट्रियाटिज्म को, किसके जरिए से, वो बोले सेल्फ रूल के लिए, जस्टिस के लिए, और उन्होंने क्या किया, रिप्रेजेंट किया। Truly, their dissent upheld the nation's aspiration for freedom, equality and justice। और वो जो खड़े रहे ना, तो उससे उन्होंने क्या किया, कौम की आज़ादी के लिए बोले, बराबरी के लिए और इंसाफ के लिए। विच शो डेट कि जो पेट्रियाटिज्म होती है उसको रिक्वायर होती है कमिटमेंट की, कि वो नेशनल आइडियल्स के साथ जुड़े रहें, ना कि फॉरेन रूलर्स के साथ वफादारी की जाए। और ये जो एग्जाम्पल है ये प्रूव करती है कि कैसे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म स्ट्रेंथन करता है डेमोक्रेसी को, इंश्योर करता है पॉलिसीज़ को, ऐसी पॉलिसीज़ को जो कि अक्स होती हैं, जो कि हिफाजत करती हैं सिविल लिबर्टीज़ की और ह्यूमन राइट्स की। देयरफॉर जो ट्रू पेट्रियाटिज्म होती है वो डिमांड करती है कि उसके अंदर एक्टिव सिटीजनशिप पार्टिसिपेशन हो, जो कि लीडर्स को अकाउंटेबल ठहराए, ताकि कंट्री के जो मॉरल और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं उनका ख्याल रखा जा सके। A further perilous consequence of unwavering government support is the curtailment, suppression of dissent, disagreement and civil liberties. Civil liberties का क्या मतलब है, fundamental rights and freedom. As governments that conflate patriotism, love and loyalty for one country with obedience
often muzzle critics to evade accountability for once evident in repressive regimes. हम क्या देख रहे हैं? हम कहते हैं कि एक और ख़तरनाक जो वो है रिजल्ट है इससे ये अनकंडीशनल गवर्नमेंट सपोर्ट का ये है कि जब सप्रेस किया जाता है ना पब्लिक डिसएग्रीमेंट को, या फिर लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स और फ्रीडम्स होते हैं उनको जब्त कर लिया जाता है। सही है, तो गवर्नमेंट्स क्या करती है, वो कन्फ्लेट करती है, वो पेट्रियोटिज्म को मिला लेती हैं ताबेदारी के साथ। सही है, कहती हैं आप तक मुहिब वतन है जब आप हमारी सारी बातें सुनेंगे, और इस तरह से वो मजल कर लेती हैं, खामोश करा देती हैं क्रिटिक्स को कि वो जो है एवेट करे अकाउंटेबिलिटी को। सही है, और उसके बाद क्या होता है, इससे क्या होता है कि ये जो सारा प्रोसेस है ये हम देखते हैं कि रिप्रेसिव रिजीम में ऐसा होता है, जैसे कि नॉर्थ कोरिया है जहाँ पे जो मीडिया सेंसरशिप है और हरेसमेंट है या पनिशमेंट है एक्टिविस्ट की, जैसे कि AI व्यू इन चाइना में, तो ये क्या है एक कॉमन सी बात है। और जो अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट्स है ना वो फ्रीक्वेंटली स्टिमेटाइज करती हैं, वो लेबल करती हैं ट्रेटर्स को, ऐसा ट्रेटर उन लोगों को जो कि डिसएग्री कर रहे होते हैं उनकी पॉलिसीज के साथ, और वो यूज करती हैं इस स्टोरी को कि वो उनका क्रैकडाउन कर सके और फ्री स्पीच को रोक सके। सही है, इस तरह से वायलेट कर सके ह्यूमन राइट्स को, और क्या कर सके, रोक सके इंटेलेक्चुअल ग्रोथ को। सही है, सोशल प्रोग्रेस को। इस तरीके से वो क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं एक एटमॉस्फेयर ऑफ फेयर, जिसके अंदर वो लोगों को डिस्करेज करते हैं कि वो जो है तो अपना ओपिनियन दे सके या पॉलिटिकली वो इंगेज हो सके पॉलिटिकल एक्टिविटीज में। और ये हम लोग इसको प्रैक्टिकली हम लोगों ने कहाँ पे देखा है, वियतनाम वार में देखा है। वहाँ वियतनाम वार के लिए जो प्रोटेस्ट हुए यूनाइटेड स्टेट में, ताहम जो अनकंडीशनल सपोर्ट होती है गवर्नमेंट की, ये कंप्रोमाइज करती है नेशनल इंटरेस्ट को, और इसमें क्या होता है कि जो फ्लॉ पॉलिटीज होती हैं उनको सेक्शन किया जाता है, और वो हार्म करती है नेशन की वेलफेयर को और ग्लोबल स्टैंडिंग को। जैसे कि citizens uncritically follow political leaders, even misguided policies garner public approbation, leading to national catastrophes exemplified by conflicts initiated on false pretenses like Iraq War, which was backed in the name of patriotism, precipitating long-term socio-economic and geopolitical repercussions. Driven by uncritical patriotism, such decisions impair international relations and culminate in human and economic losses, underscoring that blind allegiance can imperil a country's global reputation and security, necessitating a critical assessment of government action to safeguard the nation's core interest and ethnic standing in the international community. हमने ये पढ़ा कि ये जो अनकंडीशनल सपोर्ट होती है ना गवर्नमेंट की, सही है, ये कंप्रोमाइज कर देती है मुल्क के नेशनल इंटरेस्ट को, और ऐसी डिफेक्टिव पॉलिसीज जो है ना वो आ जाती हैं जो कि हार्म कर रही होती है नेशन के वेलफेयर को भी और ग्लोबल स्टैंडिंग को भी। जैसे कि जो सिटीजन्स थे उन्होंने क्या किया, ब्लाइंडली फॉलो किया पॉलिटिकल लीडर्स को, जिन्होंने उनको मिसगाइड किया पॉलिसीज के जरिए से, और उसके बाद क्या किया, उनको पब्लिक अप्रूवल मिला, जिसकी वजह से एक नेचुरल कैटास्ट्रॉफ हुआ। जैसे कि वार्स में हम लोग देखते हैं, जैसे इराक वार लड़ी गई, उसको सपोर्ट मिली हुई थी पेट्रियोटिज्म के नाम पे, और उसने क्या किया, लॉन्ग टर्म सोशियो इकोनॉमिक और जियो पोलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज उसकी वजह से फेस करने पड़े। तो इससे क्या होता है, ये और ये सब किस वजह से था, ये अनक्रिटिकल पेट्रियोटिज्म की वजह से था। ये जो डिसीजंस होता है ये डैमेज कर लेते हैं इंटरनेशनल रिलेशन को, और इनकी वजह से ह्यूमन और इकोनॉमिक लॉसेस होते हैं, जो कि हाईलाइट करते हैं, हमें ये बताते हैं कि किस तरह से ये जो अंधी तकलीद होती है ये कंट्री के ग्लोबल रेपुटेशन को खराब करती है और सिक्योरिटी को भी। और ये जरूरत है कि क्रिटिकल असेसमेंट की जाए गवर्नमेंट के एक्शंस की, ताकि हिफाजत हो सके नेशन के कोर इंटरेस्ट की और एथनिक स्टैंडिंग की इन इंटरनेशनल कम्युनिटी। अब हम देखते हैं कि रिस्पॉन्सिबल पेट्रियोटिज्म जो होती है सही है, ये क्या होती है, ये क्रूशियल रोल प्ले करती है डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने में, मजबूत करने में, सोशल जस्टिस को प्रमोट करने में, और इसके अलावा ये क्या करती है कि इंकरेज करती है कि अकाउंटेबिलिटी की जाए और गुड गवर्नेंस को लाया जाए। सही है, जब सिटीजन प्रायोरिटाइज करते हैं कंट्री के वेलबींग को और ब्लाइंड लॉयल्टी शो नहीं करते लीडर्स के साथ, तो वो इंश्योर करते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो अकाउंटेबल हो अपने एक्शंस के लिए। और इसकी जो एग्जांपल है वो हमारे पास है एडवर्ड स्नोडेन्स विसल ब्लोइंग। विसल ब्लोइंग का क्या मतलब होता है कि आप क्या करते हो, यानी कि कुछ सीक्रेट चीजों को पब्लिक के लिए आउट कर लेते हो। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा कि ये जो एडवर्ड स्नोडेन है इसके बारे में थोड़ी सी मालूमात है, आप लोग देख लें कि एडवर्ड स्नोडेन जो है फॉर्मर NSA कंट्रैक्टर था। उसने एक्सपोज किया मैसिव ग्लोबल सर्वेलेंस प्रोग्राम को 2013 में, रिवीलिंग दैट नासा NSA कलेक्शन ऑफ मेटा डेटा एंड इंटरनेट सर्वेलेंस। अब जो उसने ये डॉक्यूमेंट डिस्क्लोज किया तो उसकी वजह से डिबेट्स शुरू हो गई नेशनल सिक्योरिटी पर, प्राइवेसी पर और गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी पर। जो स्नोडेन का एक्शन था उसको प्रेस किया कुछ पब्लिक सर्विस ने, जो कि बाकी यानी पब्लिक सर्विस ऑफिशियल ने, और बाकी ने कहा कि उस पर इल्जाम लगाया कि उसने नेशनल सिक्योरिटी को कंप्रोमाइज किया, और फिर उसके बाद जो है तो उसको जलावतन कर दिया गया। अब हम कहते हैं कि ये जो विसल ब्लोइंग ये क्या होता है, ये एक्ट होता है एक्सपोज करने का किसी भी रॉन्ग डूइंग या करप्शन को, या सही है, या मैस सर्वेलेंस यानी कि क्लोज मॉनिटरिंग ऑफ अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, प्रैक्टिसेस व्हिच स्पार्क पब्लिक डिबेट एंड लेड टू रिफॉर्म इन सर्वेलेंस लॉज, डेमोंस्ट्रेटिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ पैट्रियोटिक डिसेंट इज नॉट पार्ट ऑफ SSA है। ये जस्ट वैसे ब्रैकेट में है, आप लोग देख लें। अच्छा, अब आगे देखते हैं जो द नोशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल पैट्रियोटिज्म, a form of patriotism that involves critically evaluating and holding accountable one government and leader, is a crucial element in fostering a robust democracy, as it advocates for safeguarding of civil liberties. What is meant by civil liberties? Fundamental right and freedom guaranteed to citizens. And human rights. Human rights क्या है? Basic rights and freedom to which all humans are entitled.
By endorsing activism. Activism क्या है? The practice of using direct action to promote a cause or bring about change. And public dissent. Public dissent का मतलब है the act of expressing disagreement or opposition to a particular policy or issue. Responsible patriots ensure कहते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो accountable रहे. Accountable का मतलब है responsible रहे या answerable रहे for their actions to people. सही है. और आगे हम इसकी एग्जाम्पल देखेंगे. तो हम कहते हैं कि अब ये जो responsible patriotism है ना, सही है, ये responsible patriotism एक crucial element है. ये डेमोक्रेसी को रोबस्ट करती है क्योंकि ये बोलती है लोगों के हकूक के लिए, सही है, और उनके ह्यूमन राइट्स के लिए, इंसानी हकूक के लिए, उनकी आज़ादी के लिए, फंडामेंटल राइट्स के लिए. और ये क्या करती है? ये एक्टिविज्म के जरिए से लोग प्रैक्टिकली पार्टिसिपेट करते हैं, लोग इख्तिलाफ करते हैं और इस तरह से क्या करते हैं? ये जो रिस्पॉन्सिबल पेट्रियट्स होते हैं ये इंश्योर करते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो अकाउंटेबल हो. This paradigm किसे कहते हैं? मॉडल या फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग अ पर्टिकुलर कंसेप्ट और इशू इज exemplified by the civil rights movement in the United States, where activists like Martin Luther King Jr. implied non-violent resistance. Non-violent resistance का क्या मतलब है? A method of protest that involved refusing to comply with certain laws or regulations. To challenge unjust laws, culminating in landmark reforms such as the Civil Rights Act of 1964 by cherishing freedom of speech. Freedom of speech का क्या मतलब है? The right to express one's opinion and ideas without fear of censorship or retribution, and promoting justice. Promoting justice का क्या मतलब है? The principle of fairness and equality, the state of being equal in status, rights and opportunities. तो हम कहते हैं कि ये जो हम लोगों ने पढ़ा, सही है, इसकी एक प्रैक्टिकल हमारे पास एक एग्जांपल है, सही है. इसको हम सिविल राइट मूवमेंट से देखते हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, जहाँ पे एक्टिविस्ट जैसे कि मार्टिन लूथर किंग Jr. ने नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस की, सही है, ताकि चैलेंज कर सके अनजस्ट लॉ को. और उसके बाद उसकी जो तहरीक थी उसकी वजह से क्या हुआ? सिविल राइट एक्ट ऑफ 1974 रिफॉर्म हुआ. तो उससे क्या किया उसने? जो है तो फ्रीडम ऑफ स्पीच को यूज किया और जस्टिस को प्रमोट करने में हेल्प की, सही है. इस तरीके से इसके अलावा क्या हुआ कि इक्वलिटी लाई गई और रिस्पॉन्सिबल पेट्रियट्स जो है वो क्या करते हैं? वो एम्पावर करते हैं सिटीजन्स को कि वो असर्ट कर सके अपने राइट्स को और साथ में नेशनल यूनिटी को मेंटेन करते हैं, यानी कि लोगों में तफरुका नहीं फैलाते हैं एंड डेमोक्रेटिक इंटेग्रिटी का भी ख्याल रखते हैं. इसी तरीके से हम अगर देखते हैं कि जो एंटी अपार्थाइड मूवमेंट थी साउथ अफ्रीका में, उसको लीड किया था नेल्सन मंडेला ने, सही है, डेमोन्स्ट्रेट किया था उसने कि किस तरह से जो रिस्पॉन्सिबल पेट्रियटिज्म है वो ला सकती है सिग्निफिकेंट सोशल चेंज और प्रमोट कर सकते हैं नेशनल यूनिटी को और डेमोक्रेटिक वैल्यूज को. आखिरकार जो रिस्पॉन्सिबल पेट्रियटिज्म थी ये इंडिस्पेंसिबल है और इसके जरिए से क्या किया जा सकता है? मोर जस्ट और इक्विटेबल सोसाइटी जो है उसको बनाया जा सकता है, जहाँ पे सिटीजन जो है वो एक्सरसाइज कर सके अपने राइट्स और फ्रीडम्स को विदाउट फियर ऑफ परसिक्यूशन और रिप्राइजल. रिस्पॉन्सिबल पेट्रियटिज्म जो है ना, ये क्या है? ये फॉर्म ऑफ पेट्रियटिज्म है जिसमें क्रिटिकली इवैल्यूएट किया जाता है और अकाउंटेबल ठहराया जाता है गवर्नमेंट को. ये वाइटल कंपोनेंट है हेल्दी डेमोक्रेसी का, क्योंकि प्रमोट करता है और प्रोटेक्ट करता है सिविल लिबर्टीज को और ह्यूमन राइट्स को, सही है, और इसके अलावा फ्रीडम देता है सारे ह्यूमंस को. इस तरीके से ये क्या करता है? ये एक्टिविज्म करता है जिसकी वजह से चेंज लाया जा सके. और लोग इख्तिलाफ करते हैं, सही है, लेकिन वो जो लोगों का इख्तिलाफ होता है वो लोग क्या होते हैं? वो रिस्पॉन्सिबल पेट्रियट्स होते हैं. वो ये इंश्योर करते हैं कि गवर्नमेंट जो है उसको अकाउंटेबल ठहराया जाए लोगों की तरफ. ये जो पैराडाइम है, सही है, इसकी जो एग्जाम्पल है वो क्या है? वुमेन सफराइज मूवमेंट से हमें मिलती है, जिसने डेमोन्स्ट्रेट किया कि पेट्रियटिज्म के जरिए से चैलेंज किया जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को. और उसके बाद क्या हुआ कि यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में 19 अमेंडमेंट की गई और वुमेन को जो है तो राइट दिया गया वोट का. इस तरह से जो सोशल जस्टिस हैं उनके बारे में क्या हुआ कि वो जो है तो जो पेट्रियट्स हैं उन्होंने कोशिश की कि वो क्रिएट कर सकें एक एम्ब्रेसिंग और वेलकमिंग डाइवर्सिटी और इक्विटेबल और फेयर और जस्ट नेशन से. इस तरह से क्या होती है कि जो पेट्रियटिज्म होती है ये रूटेड होती है जस्टिस में और ये क्या करती है? ये एनहांस करती है सोशल कोहेजन को और स्ट्रेंथ करती है नेशन के मॉरल फैब्रिक को. और आखिरकार क्या होता है? जो रिस्पॉन्सिबल पेट्रियटिज्म होती है ना, ये क्रिटिकली इवैल्यूएट करती है, सही है, और ये अकाउंटेबल ठहराती है गवर्नमेंट को और इंश्योर करती है कि नेशनल प्रोग्रेस हो और ग्लोबल रिस्पेक्ट जो है उस कंट्री की बढ़े और इंकरेज करती है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को, जिसकी वजह से क्या होता है? इंटरनेशनल पॉलिसीज में इंप्रूवमेंट आती है. और इसकी जो एग्जांपल है वो है पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 जर्मनी की जो क्रिटिकल सेल्फ रिफ्लेक्शन है और जो डेमोक्रेटिक रिफॉर्म है जिसकी वजह से उसकी इंटरनेशनल रिकॉन्सिलेशन हुई और एक पॉजिटिव ग्लोबल इमेज बना. देयर बाय उसने प्रमोट किया सस्टेनेबल नेशनल डेवलपमेंट को और फोस्टर किया इंटरनेशनल कॉपरेशन को और डिप्लोमेसी को. इसी तरह से जो हम देखते हैं अप्रोच नॉर्डिक कंट्रीज की जैसे कि स्वीडन और नॉर्वे को. और इसके अलावा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आ जाती हैं जैसे कि यूनाइटेड नेशंस जिन्होंने प्रायोरिटाइज किया ग्लोबल जस्टिस को. इसके अलावा ह्यूमन राइट्स को, कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग को. आखिरकार क्या हुआ कि इसने कंट्रीब्यूट किया मोर पीसफुल और प्रॉस्पेरियस वर्ल्ड में. जो डिस्टिंक्शन होती है पेट्रियटिज्म और गवर्नमेंट लॉयल्टी में इसको एग्जाम्प्लीफाई किया गया है वेरियस केस स्टडी के जरिए से, जो कि हाईलाइट करती है इंपॉर्टेंस ऑफ होल्डिंग लीडर्स अकाउंटेबल और स्टैंडिंग ट्रू टू नेशनल वैल्यूज. जो नोटेबल एग्जांपल है वो है एंटी अपार्थाइड मूवमेंट साउथ अफ्रीका में, जिसको एक्टिविस्ट जैसे कि नेल्सन मंडेला ने लीड किया था. उन्होंने चैलेंज किया था गवर्नमेंट की राइसिस्ट पॉलिसीज को और हब होल्ड किया था प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, इक्वलिटी और ह्यूमन राइट्स को. इस तरीके से जो तियानन मेन स्क्वायर प्रोटेस्ट थे चाइना में, जिन्होंने शोकेस किया पेट्रियोटिक डिसेंट को. स्टूडेंट्स और वर्कर्स जो है उन्होंने डिमांड किया ग्रेटर डेमोक्रेसी एंड अकाउंटेबिलिटी को. फर्दरमोर जो स्ट्रगल थी फॉर वुमेन सफराज इन कंट्रीज लाइक यूके और यूएस, उसको एक्टिविस्ट जैसे कि एमडीन
पैंक हर्स्ट और सुसान बी एंथनी ने लीड किया था। उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया पेट्रियोटिज्म को अपनी फाइट से इक्वलिटी और जस्टिस के लिए, और चैलेंज किया गवर्नमेंट पॉलिसीज को और सोसाइटल नॉर्म्स को, ताकि वो सिक्योर कर सकें वोटिंग राइट को। ये जो एग्जांपल्स हैं ये कलेक्टिवली कन्वे करती हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पेट्रियोटिक डिसेंट को और होल्ड करती है लीडर्स को अकाउंटेबल और अपहोल्डिंग नेशनल वैल्यूज। जो अरब स्प्रिंग प्रोटेस्ट हैं ये क्या थे? ये वेव ऑफ प्रोटेस्ट है अक्रॉस द मिडल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका में, और इनकी वजह से रिजीम चेंज आया और डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स हुई। 2010 में ये प्रोटेस्ट हुए, एंटी करप्शन मूवमेंट थी इंडिया में, उसको किसने लीड किया? एम हजारे ने किया 2010 में। और इस तरह से जो ऑनगोइंग प्रोटेस्ट हैं हांगकांग में 2019 से, ये डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं कि जो जेन्युइन पेट्रियोटिज्म है वो इन्वॉल्व करती है डिमांडिंग जस्टिस फ्रॉम द गवर्नमेंट, ताकि अलाइन कर सके नेशनल लॉज को और इसके फाउंडिंग प्रिंसिपल्स को, ताकि स्ट्रेंथन किया जा सके डेमोक्रेसी को और नेशनल यूनिटी को। ये जो मूवमेंट्स हैं ये शो करते हैं कि जो पेट्रियोटिक डिसेंट होता है यानी पेट्रियोटिक इख्तिलाफ होता है, उसकी वजह से सिग्निफिकेंट रिफॉर्म्स आती है और इंप्रूवमेंट आती है गवर्नेंस में, और आखिरकार पूरी कौम को फायदा होता है। आखिरकार हम देखते हैं कि ये जो एग्जांपल्स थी ये बयान करती हैं कि जो फर्क होता है पेट्रियोटिज्म के दरमियान और गवर्नमेंट के दरमियान, ये क्या करती है? ये बताती है कि सिग्निफिकेंस क्या है लीडर्स को अकाउंटेबल बनाने की, जबकि साथ में नेशनल वैल्यूज के साथ जुड़े रहना। सैलेंट एग्जांपल इसकी जर्मनी में हम पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 देखते हैं, डीनाजिफिकेशन, जो कि इलस्ट्रेट करती है कि किस तरह हिस्टोरिकल रॉन्ग्स को आप कन्फ्रंट करो और उसके बाद आप नेशनल प्रोग्रेस करो और रिजेक्ट करो ब्लाइंड लॉयल्टी को पास्ट लीडरशिप की तरफ और इंगेज करो खुद को क्रिटिकल सेल्फ रिफ्लेक्शन में। जर्मनी की जो एक्टिवली उसने कन्फ्रंट किया वार टाइम एट्रोसिटीज को, उसकी वजह से उसकी डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स हुए और इंटरनेशनल रिकंसिलिएशन हुई। न्यूरेमबर्ग ट्रायल्स जिन्होंने हेल्ड किया नाजी लीडर्स को अकाउंटेबल उनके एक्शंस के लिए, और वो इंटरनेशनल जस्टिस और अकाउंटेबिलिटी के लिए। इस तरह से जापान ने पोस्ट वॉर रिकंसिलिएशन की और साउथ अफ्रीका ने जो है तो रिकंसिलिएशन की, और इस तरह से रवांडा के एफर्ट्स के उसने एड्रेस किए जिनोसाइड को अकाउंटेबिलिटी और जस्टिस के जरिए से। ये जो एग्जांपल है डिमॉन्स्ट्रेट करती है कि जो जेन्युइन पेट्रियोटिज्म होती है ये इन्वॉल्व करती है डिमांडिंग जस्टिस और अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट से, और इसके अलावा ये क्या करती है? अलाइन रहती है नेशनल लॉज के साथ और फाउंडिंग प्रिंसिपल्स के साथ, और प्रमोट करती है नेशनल यूनिटी को और प्रोग्रेस को, और लीडर्स को अकाउंटेबल ठहराती है और ट्रू रहती है नेशनल वैल्यूज के साथ, और सिटीजन जो है वो इस बात की यकीन दहानी कराते हैं कि जो कंट्री है वो अबेकन रहे जस्टिस का, इक्वालिटी का और डेमोक्रेसी का। क्या करना है कि अब हम लोगों ने सारे आर्गुमेंट्स देख लिए, अब हम सॉल्यूशंस की तरफ आते हैं। इनिशियली फोर्टिफाइंग डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस इज पैरामाउंट टू मेंटेनिंग दिस डेलिकेट इक्विलिब्रियम। टू अचीव दिस, एन ऑटोनोमस जुडिशरी, एन अनब्राइडल्ड प्रेस, एन इम्पार्शियल इलेक्शन कमीशन serve as crucial check on governmental power, thereby precluding authoritarian overreach. For instance, the judiciary in the United States has upheld the Constitution safeguarding civil liberties against governmental abuse, as seen in the landmark case of Marbury versus Madison 1803, which established the principle of judicial review. तो पहला सोल्यूशन ये है कि आप अदलिया को मजबूत करो, आप प्रेस को मजबूत करो, सही है, और आप इलेक्शन कमीशन को करो ताकि जो है गवर्नमेंट को अकाउंटेबल ठहराया जा सके। हम कहते हैं कि इसी तरह जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उसने वाइटल रोल प्ले किया चेकिंग गवर्नमेंटल पावर में और प्रोटेक्ट करने में फंडामेंटल राइट्स को अपनी लैंडमार्क जजमेंट के जरिए से, जैसे केसा वेनेंता भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस था 1973 में, उसने एस्टेब्लिश किया डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट थी साउथ अफ्रीका हैज आल्सो इंश्योर्ड दैट कि जो गवर्नमेंट है वो एडहेयर करे टू प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट को, जैसे कि देखा गया केस में मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स वर्सेस फोरी 2005 which led to the legalization of same sex marriage. Furthermore, जो जुडिशरी है जर्मनी में उसने डिमॉन्स्ट्रेट किया इंडिपेंडेंस को और रोबस्टनेस इन अपहोल्डिंग द रूल ऑफ लॉ एंड प्रोटेक्टिंग इंडिविजुअल राइट, एज सीन इन द केस ऑफ जर्मन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट रूलिंग ऑन द यूरोपियन सेंट्रल बैंक क्वांटिटेटिव ईजिंग प्रोग्राम 2020. Consequently, robust institutions ensure that allegiance to the nation is not tantamount to unquestioning obedience to the government. अगला जो हमारे पास सोल्यूशन है वो ये है कि प्रोमोटिंग पॉलिटिकल कॉग्नाइजेंस यानी पॉलिटिकल अवेयरनेस एंड डिसेंट और इख्तिलाफ को प्रमोट करे इज क्रूशियल फॉर सेल्यूब्रियस हेल्दी डेमोक्रेसी। कहते कि इरूडाइट जो वेल इन्फॉर्म्ड सिटीजन्स होते हैं हु कम्प्रीहेंड देयर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो कंट्रीब्यूट करते हैं ज़्यादा इंक्लूसिव और एफिकेशियस पॉलिसी मेकिंग की तरफ। जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वो इनेबल करती है कंस्ट्रक्टिव डिबेट को, लीडिंग टू बेटर नेशनल डिसीजंस। फॉर इंस्टेंस, जो पब्लिक डिसेंट है ड्यूरिंग द वियतनाम वॉर इन्फ्लुएंस किया उसने यूएस फॉरेन पॉलिसी को, एग्जाम्प्लीफाई किया कि किस तरह वोकल सिटीजन जो है वो शेप कर सकते हैं नेशनल डिसीजन को। इसी तरीके के साथ जो सिविल राइट मूवमेंट थी यूनाइटेड स्टेट्स में, उसको लेड किया था मार्टिन लूथर किंग Jr. ने। उसने डिमॉन्स्ट्रेट किया पावर ऑफ डिसेंट को प्रमोट करने में सोशल जस्टिस और शेपिंग नेशनल पॉलिसीज। जो एंटी अपार्थाइड मूवमेंट थी साउथ अफ्रीका
افریقہ میں which involved widespread dissent on opposition to the government policies ultimately contributed to the dismantling of the apartheid regime and the establishment of democratic government. Additionally, the Arab Spring protests in the Middle East and North Africa, the protests in the Hong Kong, and the anti-corruption movement in India led by Anna Hazare showcase the significance of dissent in bringing about change. Promoting accountability. Furthermore, جو میٹو موومنٹ تھی اس نے ہائی لائٹ کیا امپورٹنس آف ڈسینٹنگ اختلاف کو ان چیلنجنگ سوسائٹل نارمس اور پروموٹ کرنے میں جسٹس میں ہی اس نے کیا کیا ایک انوائرمنٹ سیٹ کیا جہاں پہ انڈیویجولس ایکسپریس کر سکے اپوزنگ ویوز کو وداؤٹ فیئر آف ریٹریبیوشن، اس خوف کے بغیر کہ انہیں سزا ملے گی. اس سے کیا ہوتا ہے، اسٹرینتھ ہوتی ہے نیشنل یونٹی اور ڈیموکریٹک ویلیوز مضبوط ہوتی ہیں. آخرکار ہم کیا کہتے ہیں، اگر حکومت پروموٹ کرے ایتھیکل لیڈرشپ کو، مورل گائیڈنس کرے اور میریٹوکریسی میرٹ کے نظام کو، صحیح ہے، تو اس سے کیا ہوگا، اس سے بھی یہ مضبوط ہوگی. نیشن مسٹ پریورٹائز کمپیٹنس، صحیح ہے، اینڈ پبلک سروس اوور پولیٹیکل فیوریٹزم. آخر میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے جو ایتھیکل لیڈرشپ ہے، مورل گائیڈنس ہے اور میریٹوکریسی ہے. میریٹوکریسی کا کیا مطلب، ایک ایسا سسٹم جہاں پہ لوگوں کو ان کی قابلیت کے بنا پر جج کیا جاتا ہے، نہ کہ کنیکشنز کی بنا پر. تو وہ ضروری ہے نیشن جو ہے وہ پریورٹائز کریں کمپیٹنس کو، صحیح ہے، یعنی اسکلس کو، ایبلٹی کو، انٹیگریٹی یعنی آنیسٹی کو، اور پبلک سروس کو اوور پولیٹیکل فیوریٹزم. بائی ڈوئنگ سو اس طرح کرنے سے سوسائٹیز پریونٹ کر سکتی ہیں کرپشن کو اور گورننس کی فیلئرس کو، اور اس طریقے سے وہ الیکٹ کریں گی ایسے لیڈرس کو جو کہ پریورٹائز کریں گے نیشنل ویلفیئر کو. فار انسٹنس سنگاپور میرٹ بیسڈ پولیٹیکل سسٹم نے کنٹریبیوٹ کیا ہے اس کی گلوبل ریپوٹیشن میں فار ٹرانسپیرنٹ گورننس اینڈ ریپڈ اکنامک گروتھ. سملرلی کنٹریز جیسے کہ فن لینڈ اور ڈینمارک، انہوں نے پریورٹائز کیا میریٹوکریسی کو گورنمنٹ میں، ہیو اچیوڈ ہائی لیول آف ٹرانسپیرنسی، لو کرپشن اینڈ سگنیفیکینٹ اکنامک سکسیس. اسی طرح سے ہم سکسیس دیکھتے ہیں نیوزی لینڈ کی گورنمنٹ کی پالیسیز کو امپلیمنٹ کرنے میں بیسڈ آن ایویڈنس اینڈ ایکسپرٹیز رادر دین پولیٹیکل آئیڈیالوجی. یہ ڈیمانسٹریٹ کرتی ہے بینیفٹ آف پریورٹائزنگ کمپیٹنس اینڈ انٹیگریٹی ان لیڈرشپ. اسی وجہ سے جو پروموٹ کرنا ہے ایتھیکل لیڈرشپ کو، یہ انشور کرتا ہے کہ لائلٹی ہے نیشن کے ساتھ اور انصاف ہو رہا ہے، اور فردر جو ہے وہ ترقی ہوگی اور اندھی تکلیف جو ہے تو وہ نہیں ہوگی پولیٹیکل فگرز کی. تو یہ تھا ہمارے سارے باڈی پیراگرافس کمپلیٹ ہو گئے. ابھی ہم لوگ اپنے ایسے کے کنکلوژن پوائنٹ کی طرف جائیں گے اور پھر انشاءاللہ ہمارا ایسے جو ہے وہ اینڈ ہو جائے گا. ان کنکلوژن بات کا خلاصہ یہ ہے کہ پیٹریوٹزم کیا ہے، یہ ایک لمبے عرصے تک رہنے والی محبت ہے کنٹری کے لیے جو کہ روٹیڈ ہے کمٹمنٹ میں ٹو اٹس ویلیوز، کلچر اور پیپل، اور بلائنڈ لائلٹی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو ٹرو پیٹریوٹزم ہوتی ہے اس میں کیا شامل ہوتا ہے، اس میں سپورٹ شامل ہوتی ہے انصاف کے لیے، جسٹ لیڈرشپ کے لیے، while holding governments accountable for their actions. اس کے اٹ چیمپئنس کانسٹیٹیوشنل ویلیوز، انشور کرتی ہے پار کہ وہ سرو کریں پیپل کو rather than personal interest. یہ جو پرسپیکٹو ہے یہ پریزرو کرتا ہے ڈیموکریٹک پرنسپل کو، پریونٹ کرتا ہے اتھارٹیرینزم کو، اور یہ فوسٹر کرتا ہے نیشنل یونٹی کو. فار انسٹنس جو گلوبل سول رائٹ موومنٹس ہیں انہوں نے ڈیمانسٹریٹ کیا کہ کس طرح سے جو کنسٹرکٹیو ڈسینٹ تھا اس نے کیا کیا، اس کنسٹرکٹیو ڈسینٹ نے پیٹریوٹک ڈیوٹی کے طور پہ ایکٹ کیا، صحیح ہے، اور جسٹس کو قائم رکھا. اس وجہ سے جو سٹیزنس ہیں وہ انگیج ہوں کریٹیکلی بولنے میں ایک ٹرانسپیرنٹ اور فیئر گورننس کے لیے، اور اس طریقہ کرنے سے جو پیٹریوٹزم ہے وہ ایک پازیٹیو فورس رہے گی نیشنل پروگریس کے لیے، انسپائر کرے گی رسپانسبل لیڈرشپ کو اور سوسائٹل ہارمونی کو رادر دین پولیٹیکل کمپلیسنسی. کمپلیسنسی کا کیا مطلب ہے، فیلنگ آف کنٹینٹمنٹ اور سیلف سیٹسفیکشن اسپیشلی وین اکمپینڈ بائی لیک آف اویئرنیس آف پولیٹیکل ڈینجرز اور پرابلم، اور انچیکڈ پاور. تو کہہ رہا ہے آخر میں کہ جب پبلک اس طریقے سے کرے گی تو پیٹریوٹزم ایک نیشنل پروگریس تو رہے گی، رسپانسبل لیڈرشپ بھی رہے گی اور سوسائٹل ہارمونی بھی رہے گی، لیکن اس کی وجہ سے ایسے لیڈرز ہمارے نہیں آئیں گے جن کی پولیٹیکل اویئرنیس نہیں ہوگی اور جو کہ پولیٹیکل پروسیس کے لیے ڈینجر ہوں گے اور جن کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی. تو یہاں پہ ہمارا ایسے اینڈ ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب دا چینل. اور